अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। एक्साइटेड है? क्या होने लगा है? आज हम ट्रैवल करने लगे हैं, ठीक है। और जब हमारे साथ एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, हम उनसे डिस्कशंस करते हैं, चीज़ें होती हैं, तो ऐसे जैसे उसको हमने खुद भी एक्सप्लोर कर लिया हो और देख लिया हो, ठीक है। पहले तो मैं इसकी आवाज़ कम करूँगी। ओके। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके बारे में ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिस पर्सन से हम इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, जिनको सुनने जा रहे हैं, जिनसे बात करने जा रहे हैं, उनके बारे में हमें पता हो। ऑफ कोर्स मेरा बताना उतना इनफ नहीं होगा, वो खुद भी बताएंगे अपने बारे में। तो एज़ पर यू नो, एक महीने से आप जानते हैं कि हमारा ये सेशन है, और कोई ई कॉमर्स की बात नहीं, बड़ा लाइटर डिस्कशंस टाइप, कोई भी रैंडम क्वेश्चन, कौन सा कंट्री घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले रज़ा अली के बारे में अगर मैं बताऊं, तो उन्होंने क्वालिफिकेशन से कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। ग्रेजुएशन उन्होंने यूके से की है। लास्ट 15 ईयर्स हो गए हैं उन्हें यूके में रहते हुए, और ना सिर्फ यूके में बल्कि 90+ कंट्रीज उन्होंने विजिट किए हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यूके में अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के भी फील्ड, उससे रिलेटेड भी आपकी जो भी क्यूरीज और क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हैं। और अपना पाकिस्तानी बेस्ड रेस्टोरेंट है उधर इनका, जिस पे वो काम कर रही हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, कैसा है, क्या है, कौन सा विजिट करना चाहिए, कैसे उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट किया, और कहाँ से उन्हें शौक ये हुआ, और हम कौन से कंट्रीज बींगा पॉकेट फ्रेंडली कंट्रीज विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम आज उनसे जानेंगे। तो वेलकम करते हैं रज़ा अली को, प्लीज़ रज़ा। रज़ा ये आप माइक प्लीज़ लगा लें। ओके, तो रज़ा ये तो बहुत एक नन्हा मुन्ना सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आपकी ज़ुबानी हमारे स्टूडेंट सुनना चाहेंगे कि आपके बारे में क्या कर रहे हैं राइट नाउ, मैरिड है नहीं है, भी हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा बिजनेस कर रही हैं, ये शौक कहाँ से स्टार्ट हुआ, और बहुत कुछ, ठीक है। सो नाउ ओवर टू यू प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रज़ा अली है, और बाय बर्थ जो है मैं समुंदरी फैसलाबाद, लेकिन जो मेरी ग्रोथ है, स्टडी है, ये सारी है भावलपुर सिटी से, क्योंकि हम माइग्रेट कर गए थे। और भावलपुर से मैं चला गया यूके में, और वहाँ लास्ट 15 ईयर से जो है वो मैं रह रहा हूँ। आ रही है बस, ठीक है, आवाज़ आ रही है जी। 15 ईयर से जो है वो मैं यूके में हूँ, और आईसीएस मैंने किया यहाँ भावलपुर से, और बीसीएस मैंने किया वहाँ से, यूके से। और ट्रैवलिंग का जो है वो शौक है, क्रेज़ है। फूड का मेरा बिजनेस है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे मैं ओन करता हूँ एक पाकिस्तानी एरिया में। और 90 कंट्री ऑलमोस्ट जो है वो ट्रैवल कर चुका हूँ, और 5 कॉन्टिनेंट्स। इसमें अभी जो है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये दो जो हैं वो रहते हैं। बाकी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और ऑब्वियसली एशिया जहाँ से हम हैं। तो ये कंट्री जो है वो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। सो जैसे बहुत सी कंट्रीज आपने विजिट की होंगी, जी। कोर्स किए भी हैं, तो उनमें से ज़्यादा जो है वो कंट्री आपको कौन सा जहाँ बहुत आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सेम विद रोज कहाँ पे आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, ये आप प्लीज। साउथ अमेरिका जो रीजन है वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आया। वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत फ्रेंडली। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मतलब ओके। पूरा रीजन, कंट्री तो नहीं लेकिन पूरा रीजन, क्योंकि वो मेरा 6 कंट्रीज़ का जो है वो ट्रिप था। उसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, तो ये 6 कंट्रीज में गया। वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। शायद उसकी रीज़न ये भी है कि एक दुनिया की बिल्कुल एक साइड पे हैं, तो इतना वो पॉलिटिक्स का भी उनको इतना नहीं पता कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या चल रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। बड़े डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। फूड वहाँ का बहुत अच्छा है, कल्चर बड़ा ओपन है वहाँ का। तो बड़ा वो एक जो है वो चिल माहौल है उनका वहाँ पे। मैंने ये बताइएगा कि आप जब ट्रैवलिंग आपने शुरू की, शौक कहाँ से पैदा हुआ और किस एज से आपने शुरू किया ये सारा सिलसिला जो है?
एज ऑफ 18 जो है मैं यूके गया स्टडी के लिए। अच्छा। तो वहाँ जाके एक शौक पैदा हुआ कि पेरिस देखना चाहिए। काफ़ी सुना हुआ था यहाँ से भी, पाकिस्तान से भी। दो तीन सिटीज़ जो थे वो मैंने सुने हुए थे बचपन से, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ये वो। तो लंदन में चला गया और फिर एक शौक पैदा हुआ कि पेरिस देखूं जाकर। तो जब मैं पेरिस गया वहाँ पे, और वहाँ की जो चीज़ें थी वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर थी। क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि लंदन आके जो है वो दुनिया एंड हो जाती है, कि जो लंदन है मतलब इससे आगे कोई और चीज़ नहीं होगी। लेकिन जब मैं पेरिस गया तो वो लंदन वालों को, लंदन को कुछ समझते ही नहीं थे। तो वहाँ की वो टेक्नोलॉजी देखी, वहाँ की ट्रेन सिस्टम, वहाँ का वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो देखा। तो वहाँ से एक थोड़ा सा एक माइंड में आया कि अगर पेरिस अगर ऐसी चीज़ है तो इसका मतलब है कि दुनिया के और भी जो सिटीज़ हैं वो पता नहीं फिर कैसे होंगे। तो मैं तो अपनी एक लिमिटेड सोच रखकर बैठा हुआ था कि लंदन के बाद दुनिया ख़त्म है। तो बेसिकली ट्रैवलिंग नाम ही सीखा, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ पे हैं। क्योंकि एक सिटी में रह के ना हमारी जो है वो सिटी या कंट्री, तो हमारी वो सोच भी एक लिमिटेड हो जाती है। हम उसी वो एक दायरे में घूम रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि यही दुनिया यहाँ पर एंड है। तो पेरिस जाके जो है वो, इसका क्रेडिट जो मैं पेरिस को देता हूँ बेसिकली, कि वहाँ जाके जो है वो मैं ट्रैवलर बनाऊँ, कि वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे और भी दुनिया देखनी चाहिए। और पेरिस से जो मेरी नेक्स्ट मूव थी वो मैं गया वेनिस सिटी। इटली का एक सिटी है पानी के अंदर। आप लोग शायद किसी ने देखा हो या सुना हो, वेनिस। हाँ इटालियन जॉब उसमें बनी हुई सारा पानी हाँ। के अंदर से सारा। तो जब मैं वेनिस गया तो वो एक डिफरेंट एक चीज़, तो मैं लंदन और पेरिस को भी भूल गया। तो मैंने कहा ये तो कोई और ही चीज़ है यहाँ पे, मतलब अल्लाह की कुदरत। वहाँ जाके वो जो है वो जुबान से निकला, सुबहान अल्लाह, क्या ये चीज़ है, किस तरह ये घर बने हैं। वहाँ की पुलिस भी उसमें बोट्स पे, एम्बुलेंस भी वहाँ पे बोट्स पे। तो जो एक्टिविटी हमारी फैसलाबाद सिटी में परफॉर्म हो रही हैं वहाँ पे वो बोट्स पे परफॉर्म हो रही हैं। पुलिस जा रही है वहाँ पे, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे वो बोट्स पे। तो वो फिर जो पहला मेरा माइंड बना था कि दुनिया देखनी चाहिए, वहाँ जाके कंफर्म हो गया कि वाकई ही देखनी चाहिए। परफेक्ट। तो जी रजा बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं यूके से, क्योंकि आप जी इतना सारा मुझसे यूके में हैं। पाकिस्तान और यूके को अगर हम कंपेयर करें तो किस तरह से देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, लोग, उनकी नॉर्म, अदात और चीजें? फर्क क्या है पाकिस्तान और यूके में? अगर हमने नहीं देखा होगा तो हमें क्या डिफरेंट वहाँ पे चीजें होंगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? नहीं, हर तरह का वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, मतलब बहुत ज़्यादा। हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, मैं तो कहूँगा। कल्चर वाइज भी वहाँ के जो लोग हैं, जो सिस्टम है, और कल्चर भी मैं आपको ये कहूँगा, सिर्फ कल्चर पे आपको बता दूँ, कल्चर हमारा जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बेसिकली हम इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो अभी भी हम जो मेन हमारी जो रस्में रिवाज हैं वो देखें तो ये हमारे कल्चर वाइज हैं, हमारे रिलीजियस वाइज नहीं है ये। क्योंकि अगर रिलीजियस वाइज आपने अपने सिस्टम देखना है तो वो आप अरब कंट्रीज में वहाँ पे रिलीजन वाइज हैं। तो लेकिन हम जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ये सारा कल्चर वाइज है। तो कल्चर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाकी कंट्रीज में जहाँ भी ये फ्रेंच, इंग्लिश, डच लोग जहाँ भी गए, जो इन्होंने दुनिया वहाँ पे ऑक्यूपाइड की वहाँ पे, तो वहाँ अपना ये कल्चर छोड़ा है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया हमारा एक ऐसा ये खिता है जहाँ पे अपना कल्चर नहीं वो छोड़ पाए। तो किसी भी कंट्रीज में ये गए हैं। अभी मैं रिसेंटली गया हुआ था वहाँ पे वेस्ट इंडीज, कैरिबियन। और वहाँ के जो लोग हैं वो, जहाँ पे इंग्लिश हुकूमत थी वहाँ पे वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश। जहाँ पे स्पेनिश ने हुकूमत की वो स्पेनिश बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो 200 साल से ज़्यादा रहे, लेकिन अपनी लैंग्वेज हमें वो, हमारी वो चेंज नहीं कर सके। तो और ना ही हमारे रस्म और रिवाज वो चेंज कर सके। तो कल्चर हमारा यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो हमने सुना है कि वहाँ पे बड़ा लाइनों में लोग लग के खड़े होते हैं, जी जी किताबें पढ़ते हैं और सॉरी और प्लीज का बड़ा जबरदस्त कल्चर है। जी। नॉर्म्स को, एटिकेट्स को बहुत सीरियस लिया जाता है। यूके में ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी है। डिसिप्लिन जो है वो फॉलो किया जाता है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो तो जो आपने सुनी है बिल्कुल ठीक है। ओके। और यूके में कितने कंट्रीज आते हैं वहाँ पे? यूके में 4 आते हैं। इसमें इंग्लैंड, जहाँ मैं रहता हूँ, इसका कैपिटल लंदन है। स्कॉटलैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड का है बेलफास्ट कैपिटल, वेल्स का है कार्डिफ, और स्कॉटलैंड का है एडनबरा। ओके। अच्छा रजत, अब हम थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। जी। आपने 90 प्लस कंट्री देखे हुए, ऐसा कंट्री जो जिसमें वाव फैक्टर दिया हो कि यार ये तो अमेजिंग है, ये तो दुनिया ही कुछ और है। एक ऐसी जगह जिसने आपको सबसे ज्यादा जो है ना वो इनलाइटन किया हो? स्विट्जरलैंड। क्या वजह है?
कि एवरीथिंग इतनी परफेक्ट थी कि वो लग रहा था कि ये मतलब सच नहीं है ये, जिसे वो कहते हैं कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि हर चीज़ इतनी परफेक्ट। वहाँ की जो ट्रेन्स हैं, ट्रेन सिस्टम है, अब ट्रेन्स के वहाँ नाम नहीं है, यहाँ पे तो ट्रेन्स बाई नेम हम जानते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जो ट्रेन्स हैं वो उनकी जो टाइमिंग है अराइवल, वो इसका ट्रेन का नाम होता है। तो अगर एक ट्रेन 12:11 पे आती है तो 12:11 ये ट्रेन का नाम है। तो इतनी वो परफेक्शन है वहाँ पे कि ट्रेन वहाँ पे लेट ही नहीं होती। और फिर क्योंकि वो सारा पहाड़ी कंट्री है, तो उसके बारे में फेमस है स्विट्जरलैंड के बारे में कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जहाँ पर वो ट्रेन नहीं जाती वहाँ पे। परफेक्ट। और नियाग्रा फॉल भी वहीं पे स्विट्जरलैंड में? नहीं, ये नायग्रा फॉल्स जो है ये कनाडा कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे है। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा दूसरी साइड पे जाते हैं कि वो कंट्री जिसने डिसअपॉइंट किया हो कि यार यहाँ पे क्यों आ गए, नहीं आना चाहिए था। कंट्री वो छोटा सा है, वो आप लोगों ने शायद नाम भी ना सुना हो, मोंटीनेग्रो, सुना है मोंटीनेग्रो? तो उसका कैपिटल है पोर्ट गरीसा। तो वहाँ मैं गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं क्यों आया, लेकिन ऐसा एक सिटी जिसने मुझे बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं किया, कोई वहाँ पे अट्रैक्टिव चीज़ नहीं थी। और बाकी जो डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे वो लॉस एंजलस, हॉलीवुड नगरी जिसका बहुत एक नाम सुना हुआ था कि हॉलीवुड, और ये लॉस एंजलस, वहाँ भी मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, तो काफ़ी मैं वहाँ पे ओके, डिसपॉइंट एक हुआ। और कंट्री में रहता है, किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई, कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप मिलना चाह रहे थे और मुलाकात हो गई, कोई एयरपोर्ट पे या किसी नहीं, अनफॉर्चुनेट नहीं है, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। वेरी गुड। जी ओके, इस तरह से है कि अभी हम प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, अगर आपका किसी का भी क्वेश्चन है तो आप ओपनली पूछिएगा। आपने दुनिया को, क्योंकि रज़ा ने देखा हुआ है, तो इनकी नज़र से हम देखना चाहेंगे, तो आपने सिर्फ हैंड रेज करना है और आपके पास जो है ना माइक आपके पास आ जाएगा। तो रज़ा, लास्ट आपका विजिट कहाँ का था और कैसा था? तो मैंने आपकी पिक्चर देखी है उसकी श्रीलंका की, जी जी। थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में बताएं, क्योंकि ये बड़ा ही पीसफुल है, हाँ डिफॉल्ट कंडीशन में है। जी जी। और कैसा रहा ट्रिप आपका, और लास्ट विजिट कहाँ का था, ये दोनों चीजें। नहीं, लास्ट विजिट मेरा जो है वो श्रीलंका नहीं था, लेकिन ये कि जब मैं पाकिस्तान आया था अभी 2.5 मंथ अगो, तो वो फिर मैं यहाँ से श्रीलंका और फिर वापस लंदन, लंदन से फिर मैं गया वेस्ट इंडीज़, वहाँ पे बारबाडोस, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, अरूबा, कुरासाओ, ये कंट्रीज, फिर वापस लंदन। तो जो मोस्ट रिसेंट ट्रिप है जो अभी फैसलाबाद आने से पहले मैंने की है, वो मैं फिर लंदन से गया हूँ मस्कत, ओमान, और वहाँ से फिर दुबई और फिर फैसलाबाद। तो यानी यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों से डर नहीं चल रहे, सब्जियां महंगी हो गई हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, इतने ट्रिप के पैसे कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से मिलती है ये, वो कौन सी सिमसिम थी, कोयला सिमसिम वाली जो है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमें ये बताएं। नहीं, इसकी मुख्तलिफ रीज़न है। एक तो गुड लक मेरी ये कि मैं यूके में रहता हूँ, तो ओबियसली पाउंड्स में अर्निंग करते हैं। सेकंड इसकी ये गुड लक ये है कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, फ़्लाइट्स बहुत सस्ती हैं वहाँ पे, और मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं जिससे आप अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और थर्डली अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैवलिंग कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। यहाँ पे जो मैंने फील किया है कि जो कर भी सकते हैं वो नहीं कर रहे, कि अवेयरनेस ही नहीं है कि ट्रैवलिंग जो है वो, उनका शायद यही क्वेश्चन होता है भी क्यों करें। कि ट्रैवलिंग हम क्यों करें। तो आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी जो है वो ऐसे होंगे इस पोजीशन पे कि ट्रैवल कर सकते होंगे, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि वो कर सकते हैं। तो उनको बताना पड़ेगा कि हाँ जी, कि आप जो है ये इतना वो एक बड़ी चीज़ नहीं जितना हमने एक बनाया हुआ है। और ये सबको मैं तो आपको शौक था या फिर यूके जाके सेटल होके और फिर आपको वाकई नहीं कि मैं या पैसे ही इतना आ पैसे गया आ ना, गए पैसा फिर चल आप पे नहीं, पैसा तो अभी इतना नहीं आया, अभी भी नहीं आया। लेकिन यह है कि सेटल नहीं हुआ था मैं, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट गया था वहाँ पे, और बहुत वहाँ स्ट्रगल की फर्स्ट ईयर में वहाँ पे जाके। और फिर आपके पास ऑप्शन थी कि यहाँ तो आप सेविंग कर लें, पाकिस्तान भेज दें पैसे, या बाकी अपनी जो है ख्वाहिशात है पूरी कर लें, तो यहाँ फिर आप ट्रैवल कर लें। तो मैंने उस टाइम ट्रैवल किया जब काफ़ी एक्सपेंसिव था मेरे लिए, और बहुत मेरी कम इनकम थी उस टाइम, और हर चीज़ जो है मुझे बड़ी एक एक्सपेंसिव नज़र आ रही थी। तो वो ट्रैवलिंग जो है मैंने जाते ही स्टार्ट कर दी थी, पता नहीं एक जहन में आ गया। चीज़ ने हाँ इंस्पायर किया या वहाँ पे जाके अवेयरनेस ज़्यादा आ गई, क्या फिर आप देखते हैं किस चीज़ ने आपको ज़्यादा नहीं, टू बी ऑनेस्ट पहला जो ट्रैवल है वो तो मैंने ऐसे ही कर लिया, बस देखा देखी भी सब जाते हैं पेरिस, तो मैं भी पेरिस जाता हूँ। तो वो फिर मैंने आपको बताया कि पेरिस जाके ना वो फिर मुझे में जो है वो अवेयरनेस आना शुरू हुई, जहन में आना शुरू हुआ भी ट्रैवल करना चाहिए।
तो ऐसा क्या मिलता है, मतलब आप इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, कभी आप इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, मिलता क्या? आई मीन पैसे, लोग ये समझते हैं कि यार जितने मैंने ये देना है, मेरा आईफोन 15 हाँ, आ जाए, छोकरे बिल्कुल। आते हैं अपने आईफोन लेते हैं। तो ये जी, माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ है कि नहीं यार देखना है देखना है, और क्या मिलता है? ये टिपिकल क्वेश्चन जो है ना मोस्टली हमें यहीं से मिलता है, पाकिस्तान से ही। तो वर्ल्ड वाइड जो है ना ये लोग जो है वो इसको समझते हैं, लेकिन इसका जो है टिपिकल आंसर मैं आपको ये दूंगा कि एक तो आप डेली रूटीन से बाहर निकलते हैं, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। उसमें ट्रैवलिंग से फिर ये होता है कि आप में जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो वो बिल्डअप होता है, आप एक कंफर्टेबल जोन से जो है वो बाहर निकलते हैं। तो आप एक डेली रूटीन में जो है वो चल रहे होते हैं, और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप जो है वो डे से लेकर नाइट तक हर चीज़ आप सीख रहे होते हैं। तो आपकी जो है वो ग्रूमिंग बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी उसमें जो है वो हो जाती है। तो आप जो है फिर फ्रेश फील करते हैं, वापस आके आप जो है मेरे ख्याल से एक नई एनर्जी से जो है ना आप किसी भी, अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्क कर रहे हैं, तो नए जज्बे से आके आप शुरू हो जाते हैं। ओके, बहुत सारे यहाँ पे बैठे सोच रहे होंगे कि मैंने मरी जाना है, तो कोई ऐसा कंट्री है जो मरी की रेट में जा सके हम लोग? तो मैं उतना नहीं खर्चा हो जितना मरी पे होता है, नहीं सस्ता इतना फ्री की नजर पर। नहीं इतना तो नहीं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान मैंने ये नोट किया कि ट्रैवलिंग के हवाले से काफ़ी एक्सपेंसिव है। जब आप किसी आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे यार इतने पैसों में तो हम कितनी दफ़ा यहाँ पे आए थे, तो हम ये कहाँ फिरते रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टूरिज्म नहीं है, तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो सस्ता तरीन मुल्क कौन सा है कि जो कहीं नहीं जा पा रहा, आप रिकमेंड करते हैं कि भाई यहाँ पे तो चले ही जाओ आप? श्रीलंका। और थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग में बताया कि सबने जाना सोच रहे हैं, उसमें Oops, sorry. थोड़ा सा क्लैरिटी लाए कि आपका रहायश पे कितना खर्चा आता है, खाने पे कितना आता है, ट्रैवलिंग पे वीजा कैसे प्रोसेस होता है, थोड़ा सा आइडिया दें श्रीलंका का। श्रीलंका का वीज़ा मेरे ख्याल से ऑन अराइवल भी मिल रहा है वहाँ पे। तो ये तो एक हेक्टिक खत्म होगी आपकी। आप अगर ज़्यादा पीस ऑफ माइंड होकर जाना चाहते हैं तो आप ई वीज़ा ले लें, वहाँ पे ई वीज़ा आपको मिल जाता है वहाँ पे। उनकी जो करेंसी है वो हमसे भी वो नीचे है वहाँ पे। तो अकोमोडेशन वहाँ पे जो मोस्टली जो ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो लोग जो है वो हॉस्टल्स में स्टे करते हैं। तो हॉस्टल क्या है कि एक कंबाइन जो है वो एक स्पेस होती है जहाँ पे आपको एक बेड मिल जाता है एक रीजनेबल। तो क्योंकि ट्रैवल का तो यही होता है कि सारा दिन उसने घूमना है और रात को जस्ट आके उसने जो है वो सो जाना है, सुबह फिर निकल जाना है। तो आपको इतनी वो लग्जरी रिहाइश लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो अगर तो आप औसतन रुपीज में होटल कितने का तकरीबन हो जाता है वहाँ पे? ये, बल्कि मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आपके माइंड में क्या है कि अगर एक कोई ट्रैवलर गया हुआ है तो आप क्या समझते हैं कितने का जो है वो रूम उसको मिलना चाहिए या मिल जाता है, जैसे एक आइडिया। नहीं, श्रीलंका या पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके जहन में क्या है ऐसा कॉन्सेप्ट कि कितने के पैसे लगते होंगे। श्रीलंका में हाँ, रहायश के लिए कितने का और एवरेज वो मिल जाता होगा आपसे ये क्वेश्चन? 1000 रुपए का, 1000 का, जी 2000, अब्दुल्ला 2000, 1500 के, 1500 या 2000 जी, इतना सस्ता भी नहीं है। लेकिन आपकी कंट्री है ना जो आसमान पे लगी है, लेकिन ये लेकिन ये काफ़ी रिसर्च है इनकी, 2-3 हज़ार के अराउंड में आपको जनरल एक बेसिक आपको रिहाइश वहाँ मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है इस प्राइस में आपको इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। और अगर आप शेयरिंग में हैं तो वो डिवाइड हो हाँ, जाती है, डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल। आप दो बंदे जी, हैं तो ज़्यादा जी। श्रीलंका में ऐसा क्या है, मतलब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत फैसिनेटेड है, जो हम्म, बहुत तरह से इधर जाने के लिए जी। वैसे और श्रीलंका में ऐसा क्या है कि करना चाहिए? श्रीलंका जो है एक मतलब प्रॉपर कंट्री है। काफ़ी लोगों से मैं सुनता हूँ, अभी आपकी बात नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों से कि दुबई जाना है। तो उनसे मेरा यही क्वेश्चन होता है कि दुबई आपने जाके वहाँ क्या करना है। क्योंकि मेरे नज़दीक वो जो है सब सब कंट्रीज एक्सपीरियंस करने के बाद कि एक आर्टिफिशियल कंट्री है। वहाँ पे कल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे रियल कोई चीज़ नहीं है, सब जो है वो आर्टिफिशियल जो है उन्होंने वो बिल्डअप किया हुआ है। स्काई स्केपर्स बिल्डिंग्स हैं और ये बड़ी बड़ी चीज़ें, इमारतें, गाड़ियाँ। लेकिन अगर आप श्रीलंका जाएँ, एक टिपिकल कंट्री है, वहाँ के आपको कल्चर भी नज़र आएगा, आपको वहाँ पे स्ट्रीट फूड भी नज़र आएगा, वहाँ पे आपको हिस्ट्री भी मिलेगी। तो वो एक कम्बो है, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। और श्रीलंका की जो वजह शोहरत है वो ये है कि सारा वो एक ऑब्वियसली आइलैंड है, चारों तरफ उसके पानी है और पहाड़ है वहाँ पे, और इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे कि बारिशें होती रहती हैं। तो हर चीज़ आपको वहाँ पे वो जो है मिट्टी नाम की कोई चीज़ वहाँ पे नज़र ही नहीं आती। और ट्रेन जो है वो पहाड़ों के ऊपर वो चलती है, तो उसकी ट्रेन राइड जो है वो बहुत फेमस है श्रीलंका की। तो जब भी अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो ये आपने टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है कि आपने ट्रेन राइड लेनी है।
जो कि कोलंबो से एला, एक उनका सिटी है, हिल स्टेशन है। तो आप ऐसे ही समझ लें कि मरी से ट्रेन स्टार्ट हो रही है और वो गिलगित जा रही है। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि वो किस तरह का ट्रेन का रूट होगा, किस तरह का वो उसके व्यूज़ होंगे। तो इसलिए रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक सस्ता है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं यहाँ पे, और और ये लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं। वाया दुबई जाते हैं कि पहले नहीं नहीं, डायरेक्ट 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 जी जी, डायरेक्ट कोलंबो। फ्लाइट के बेस के हैं? मैंने चूंकि ये इनडायरेक्ट फ्लाइट ली थी, क्योंकि मैं यहाँ से श्रीलंका से लंदन, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आई थिंक 80,000 70,000 के अराउंड है थी ये रिटर्न उस टाइम। लेकिन ट्रैवल जब भी करें, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मल्टी जो है वो ट्रिप आप जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका श्रीलंका जाने का प्लान बन गया है, तो पहले आप थाईलैंड का प्लान बना लें बीच में, क्योंकि अगर ये टिकट 80,000 की मिल रही है तो थाईलैंड का अगर आप ऐड कर लेंगे तो वो आपको टिकट पड़ेगी 90,000 या 1 लाख की, तो 20,000 में आपका एक और कंट्री ऐड हो जाएगा। हाँ जी। तो आप जब मेन उसको रखें दूसरे कंट्री को, जिस तरह थाईलैंड है, और बीच में आप ट्रांजिट डालें 3 4 5 6 जितने दिन का भी वो डालें आप श्रीलंका, तो आप जो है वो एक टिकट पे आपके 2 मजे हो जाएंगे। हाँ जी। हाँ, वो ऑब्वियसली वो तो अपनी टाइमिंग के हवाले से, पैसों के हवाले से, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मल्टी ट्रिप ही करता हूँ मैं। तभी मैं ये वेस्ट इंडीज़ गया हुआ था तो मैंने 5 कंट्रीज वेस्ट इंडीज़ के 5 किए। साउथ अमेरिका गया मैंने 6 कंट्री एक साथ किए। तो इसमें जो आपकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। बिजनेस के हवाले से अगर कोई कंट्री आपने चुनी हो कि यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है या हमें करना चाहिए या पाकिस्तान में बैठे हुए लोग कर रहे होते हैं तो बिजनेस के हवाले से कोई अच्छी ये जितने भी ज़्यादा कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यूके है, इटली है, स्पेन है, इधर अगर हम मिडल ईस्ट में आते हैं तो इसलिए ये दुबई, ओमान, जितने भी रिच कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे ओबियसली अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, आप सिक्योर होते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे सिक्योर होगी। तो ऐसा मेरा कोई इसमें अभी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ट्रैवल से जो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया यही कि, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ऐसे कंट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ आपको पता है कि स्टेबल कंट्री है, तो किसी भी स्टेबल कंट्री में आप कर सकते हैं। ऐसा कोई कंट्री जो आप विजिट करना चाहते हो जी। लेकिन अभी तक कर नहीं पाए, टाइमिंग की वजह से या कोई ये इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री जी। टोटल कितनी कंट्रीज हैं और कितने प्लान हैं आपके इस साल के लिए टोटल? 194 194 हैं यूनाइटेड नेशन के अंडर जो कंट्रीज हैं जो उनसे रजिस्टर्ड हैं। वैसे तो वो छोटे ऐसे काफ़ी कंट्रीज हैं जो कि हैं तो कंट्री, लेकिन उनको दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, तो उसमें और इस साल के लिए कितने प्लान हैं आपके या बस? नहीं, प्लान तो नहीं, गो विद द फ्लो, और जब भी मौका मिले तो उसी टाइम में निकल जाता हूँ। अब जैसे ही ये, हाँ मतलब ये अभी ईयर स्टार्ट हुआ है तो इस अभी हम 8 कर चुका हूँ, तो अभी ये फेब में है, लेकिन इस साल 8 कर चुके हैं आप? हाँ अभी मैं कर चुका हूँ 8। और इस्लाम मेरा पहला सवाल ये आपसे है कि आपकी ऐसी कंट्री आपने विजिट की हो जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम नहीं कर सकते या कोई इस तरह जी। आपका? इसमें ये है कि मैं एक तो इसराइल गया हूँ, फ़लस्तीन, और ये आर्मीनिया। पहले दो का आपने नाम सुना होगा, आर्मीनिया शायद ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। आर्मीनिया भी एक छोटा सा लेकिन बहुत पुराना कंट्री है, इसकी हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 4,500 साल पुरानी है, और रशियन स्टेट थी पहले ये, और इसके जो नेबरिंग कंट्री हैं अज़रबैजान, जॉर्जिया और ईरान और टर्की, बहुत ही प्यारा कंट्री है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है इनकी जो है वो गफलत है कि उनके साथ हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ हम अज़रबैजान की सपोर्ट में जो है उनको हम कंट्री रिकग्नाइज नहीं करते, और जबकि जिनके साथ उनका प्रॉब्लम है जो कि अज़रबैजान है वो उसको एज ए कंट्री रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जिस तरह हम इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं, तो वो उनको जो है वो रिकग्नाइज करते हैं लेकिन हम नहीं करते, तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप वहाँ पे नहीं जा सकते। तो वहाँ मैं गया हूँ, और ये तल अवीव, इसराइल स्टेट कह लें या जो भी उसको कह लें, और फ़लस्तीन, ये इन 3 में मैं गया हूँ। मतलब ये बताइएगा, जैसे एक दफा हमारे दोस्त के और का पासपोर्ट हो गया और काफी हैसल बनी, बड़ी हम्म। परेशानी थी। तो आप इतनी ट्रैवलिंग की है, कोई ऐसी चीज
महसूस किया हो कि वाओ फैक्टर हो कि यार ये पाकिस्तान में का मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया है? नहीं, लकी रहा हूँ मैं इस मामले में, कभी भी कुछ शुरू से मैं वेल प्लान किया है, चीज़ें अपनी वेल प्लान की हैं, तो इस तरह की जो है वो नौबत कभी नहीं आई। तो इवन आप बता रहे थे कि ऐसे कंट्रीज जो बहुत वेल ऑफ नहीं है, जी, लेकिन वहाँ पे भी डिसिप्लिन अमेजिंग थे, लोग कतारें बना रहे थे, कि ऐसा एक्सपीरियंस जो बड़ा ही माइंड ब्लोइंग किस्म का हो। वो पीरू में गया था। पीरू जो है वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसीडर होता है, अच्छा जी, साउथ अमेरिका के कंट्री है पीरू। तो वहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था चीज़ें, मतलब डिसिप्लिन, लोग जो है वो लाइनें बना रहे हैं। अगर एक बस स्टॉप है तो वहाँ पे कोई भी ऐसा वो ऑफिशियल नहीं है जो कि आपकी लाइन बनवा रहा हो, तो वहाँ पे भी लोग, एक खड़ा हो गया उसके पीछे दूसरा तीसरा, तो वहाँ पे भी लाइन बनना शुरू हो गई। तो भी एहसास ऐसे कंट्रीज में जाके काफ़ी एहसास कमतरी होती है कि ये हमारे कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो के भी चीज़ें यहाँ पे इतनी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो हमारी भी ऐसी होनी चाहिए। वालेकुम सलाम। सर जैसे आपने जो बताया कि मैं ओमान से हो गया मतलब जी जी। और कहीं भी हम कह रहे हैं कि कोई कल्चर नहीं है, ऐसा आर्टिफिशियल सारा, तो ओमान में ऐसी क्या चीज़ें देखने वाली जो आपको बड़ी जो ओमान में डिफरेंट दिखती हैं? अच्छा, ये जितने भी अरबिक कंट्री है ना, तो उनमें सऊदी अरेबिया और जो मैंने विजिट किए हुए हैं, और उनमें ओमान एक ऐसा कंट्री है कि जो रियल एक अरबिक कंट्री है, जहाँ पे जाकर आपको अभी भी कल्चर नज़र आता है, आपको स्ट्रीट फूड नज़र आता है, आपको वहाँ पे लोकल्स नज़र आते हैं, आप लोकल से बात कर सकते हैं। तो किसी भी आप कंट्री में गए ना, अगर आप वहाँ के आप लोकल से इंटरेक्ट नहीं कर सके, तो मेरे हिसाब से वो फिर आर्टिफिशियल ही है। तो अगर आप कोशिश करें भी यहाँ पे कोई लोकल बंदा मिल जाए जिससे मैं इनका कल्चर या इनसे हेलो ही कर सकूँ, लेकिन वो आपकी पहुँच में नहीं है, तो उसको मैंने अपने हिसाब से वो उसको जो डिक्लेयर किया हुआ कि ये एक आर्टिफिशियल कंट्री है। क्योंकि मस्कत में जहाँ भी गया हूँ, लोकल की ही शॉप्स थी, लोकल ही टैक्सी ड्राइवर थे, लोकल ही उनकी स्ट्रीट फूड था, और काफ़ी बड़ा कंट्री है, घूमने की काफ़ी उनकी सिटीज़ हैं। मैंने तो मेनली मस्कत, एक साथ उसके सिटी था रुस्ताख, वो विज़िट किया है। लेकिन इनका जो सेकंड जो पॉपुलर सिटी है वो है सलाला, वो हमारी समरी है, एक हाइट पे है, और लेकिन काफ़ी दूर है वहाँ से। फिर एक निज़वा शहर है, तो काफ़ी जगह हैं, क्योंकि इसके ऑल अराउंड इसका जो है वो अरेबियन सी है, तो समंदर है, कल्चर है, उनका फूड है, और हर चीज़ जो है ना वहाँ पे बहुत एक तो चीप है, और उनकी करेंसी जो है वो थर्ड हैवीएस्ट करेंसी है दुनिया की। वहाँ पे जो है वो ओमानी रियाल इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो 720-26 रुपये का एक है, 725-26। और लेकिन यह है कि वहाँ पे जाके आपको लगता है कि आप किसी पुरानी सदी में वापस चले गए हैं, क्योंकि हर चीज़ आपको पैसों में मिल रही होती है। तो एक रियाल को उन्होंने 1000 रुपये डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे, मैं चाय लेता था वहाँ पे कड़क टी, तो 100 रुपये की, 100 पैसे की सॉरी, मतलब एक रियाल का 10वां हिस्सा। तो अगर आप वहाँ से वो दाल और 2 रोटियाँ, वो हाफ दिनार, 500 पैसा, तो वो चीज़ वो पैसों में चली जाती है। और ये बल्कि आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से, अभी तो सस्पेंड है लेकिन होपफुली दोबारा उसको स्टार्ट करेंगे। फैसलाबाद से 2 डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं मस्कत की, पीआईए, और एक उनकी अपनी फ़्लाइट है, तो जो कि फैसलाबाद से वहाँ पे, तो 2-2.5 घंटे में आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉर्मली जी। जब जैसा आप विजिट करते हैं कंट्रीज, तो क्या होता है, टूर गाइड होता है, या खुद सर्च करते हैं और फिर आप visit करते हैं? नहीं, टूर गाइड नहीं होता। मेरी जो एक्सप्लोरिंग है वो मैं खुद से ही करता हूँ, और मैं लोगों को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि वो एक मशहूर कहावत भी है कि जब तक आप गुम ना हो जाएं किसी शहर में, तो आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो आप भी अगर कोशिश करें, क्योंकि यही हमने वो लर्निंग करनी होती है। तो अगर आप एक कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, ट्रैवल गाइड आपने मैनेज कर लिया, सब कुछ मैनेज कर लिया, तो टैक्सी ले ली, वो आप लर्न नहीं कर पाएंगे। सही आपने एक्सप्लोर करना है तो आपने वहाँ पे बाई फूट करना है, बाई वॉक करें, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, और बगैर किसी गाइड के रिसर्च करें। रिसर्च से आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका जो है वो नॉलेज इंक्रीज़ होगा। आपको कुछ आपके टॉपिक से रिलेटेड, और कुछ आपको आपके टॉपिक्स के अलावा भी चीज़ें आपको लर्निंग में आपकी आ जाएंगी। तो ये हाईली रिकमेंड है कि आप जो है ना वो खुद रिसर्च करें। नॉर्मली हम जब जाते हैं ऑफिस इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। हाँ जी। ऐसा कोई कंट्री जहाँ पे उनकी नेटिव थी और आपको इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम थी, या बहुत तरह से ये फ्रांस में काफ़ी ये मसला है कि जो फ्रेंच लोग हैं ना, वो बाई पर्पज़ इंग्लिश नहीं बोलना चाहते, और ना ही वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वो टसल रही है एक बहुत अरसा यूके के साथ। तो वो, जी, इटली इटली में फिर भी कुछ है, क्योंकि इटली के इटालियन काफ़ी जो है ना वो वहाँ पे जॉब करते हैं, तो लोग निकलते हैं। लेकिन जो फ्रांस में मैंने ज़्यादा ये फील की
कि बाई पर्पज़ वो नहीं सीखना चाहते। काफ़ी कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम आई, साउथ अमेरिका में भी ये था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि बाई पर्पज़ वो सीखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं लेकिन उनकी जितनी कैपेबिलिटी है, जो भी उनके वो सोर्स हैं, वो ट्राई करते हैं। लेकिन जो फ्रेंच है ये तो मतलब रूड हो जाते हैं आपकी इंग्लिश सुन के कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं हमारे साथ। इवन रदर कनाडा में यूके जो स्टेट जी। है वहाँ पे आप क्योंकि फ्रेंच बहुत ज़्यादा है हम्म। वो आपको फ्रेंच सीखने के पर लेक्चर पैसे देते हैं ताकि उनका कल्चर और हाँ, रिच हो। बिल्कुल आप ऐसे। हमारी लैंग्वेज सीखें, हम आपको पे करेंगे। जी। सब रशिया गए थे क्या? जी, रशिया में क्या? उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर। रशिया मैं कहूँगा कि एक अंडररेटेड कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत, और लाजमी वहाँ भी जाना चाहिए। आप कहेंगे हर कंट्री को कह रहा है कि लाजमी जाना चाहिए लेकिन बाकी वहाँ तो जाना जाना चाहिए, क्योंकि जो रशिया है वो एक आई थिंक 1/3 एक दुनिया है हमारी वो, और वो एक अलग ही जैसे कह लें एक जहाँ है, अपने अपने जहाँ में एक जहाँ है। वहाँ पे 8 जो है वो टाइमिंग जोन है डिफरेंट, एक कंट्री है लेकिन 8 डिफरेंट टाइमिंग जोन है। लेट्स से कि फैसलाबाद में अभी अगर 2:15 या 2:30 बजे हैं तो कराची में 3:30 है, कोयटा में 4:30 है। तो वहाँ पे वो इस तरह का सिलसिला है कि इतना बड़ा कंट्री है कि 8 डिफरेंट टाइमिंग जोन है, और ईच स्टेट आप जाएँ तो कल्चर ही डिफरेंट हो जाता है वहाँ पे जाके। लेकिन ये देखें कि लैंग्वेज वो जो है वो सेम रहती है। तो मैंने 3 सिटी से एक्सप्लोर किया वहाँ पे, मॉस्को जो उनका कैपिटल था, सेंट पीटर्सबर्ग और एक वोल्गोग्राड, तो 3 शहर। अभी मेरा प्लान था वहाँ जाने का, क्योंकि जो ट्रेन का जो लॉन्गेस्ट रूट है दुनिया में जो रनिंग है वो वहीं पे है, साइबेरियन रेलवे उसको कहा जाता है, और वो मॉस्को से जाती है जापान के तकरीबन बॉर्डर तक। तो ये ऑलमोस्ट 9000 प्लस किलोमीटर का जो है वो एरिया वो कवर करती है 7 डेज। उस 7 डेज में वो डेजर्ट से भी गुजरती है, वो माउंटेन्स, वो जो है वो ग्लेशियर्स और वो लेक्स, मतलब एक 7 डेज में आप पूरी दुनिया जो है वो एक दफ़ा वो देख लेते हैं। इन मार्क्स में आपका कौन सा तजुर्बा रहा? मुनफरद फ़लस्तीन मैं कहूँगा। फ़लस्तीन जब मैं गया तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले जब मैं लैंड किया हूँ तो वो इसराइल की जो कैपिटल है तल अवीव, तो वहाँ पे वो मैं गया हूँ तो सारे वो यहूदी जो कल्चर है, जो सिस्टम है, लेकिन उससे 40 मिनट दूर ही वो आ जाता है फ़लस्तीन, यरूशलेम, या जिसे हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो वो टोटली हर चीज़ चेंज हो जाती है वहाँ पे, हर तरफ सिक्योरिटी, पुलिस और लॉन्ग ड्रेसेस, हर तरफ जो है वो लगता है कि पूरा शहर ही एक म्यूज़ियम है, क्योंकि इतनी वहाँ पे हिस्ट्री है उस शहर के अंदर कि 3 जो हमारे मेन इब्राहिमी हमारे रिलीजन है, जूश, क्रिश्चियन और मुसलमान, तीनों का जो वो मरकज़ किसी ज़माने में वो सिटी था। तो जो क्रिश्चियन थे उनके जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी जो जाय पैदाइश है उसी शहर में है, जो जूश जो रिलीजन जो स्टार्ट हुआ है ये भी उसी शहर से हुआ है। तो हमारे नबी पाक जो है वो आसमान पे तशरीफ़ ले गए, तो वो भी मस्जिद अक्सा। तो वो एक ऐसा शहर है जो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे रिलीजियस सिटी है, क्योंकि मक्का मदीना वो तो हम मुसलमानों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ऐसा सिटी है कि जो क्रिश्चियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और जूस के लिए भी। तो ऐसा सिटी कोई भी मेरा ख्याल अब तो होगा भी नहीं। वही एक शहर है कि जिसकी सबकी निगाहें उस तरफ हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। जी ये बताइएगा 7 वंडर जो है जी उसमें से कितने आप देख चुके हैं? जैसे इजिप्शियन पिरामिड्स है, हाँ जी पिरामिड हाँ जी। तो 7 वंडर हाँ। जाने में उनमें से कितने का आप देख चुके हैं? अच्छा, ये जो लिस्ट है ये भी चेंज होती रहती है। हाँ, तो मैं इसको कोशिश कर रहा था पकड़ने की जब मैं एक की तरफ जाता था तो वो कहते थे कि अब ये इसमें रिमूव कर दिया गया, लेकिन जो मैंने अभी देखे हैं, और इसमें जो है ये वादी पेट्रा, वादी मूसा के नाम से भी जानते होंगे आप, जॉर्डन में, एहराम मिस्र इजिप्ट में, और माचू पिचू ये है पेरू में, और किसी ज़माने में जो है ये आईफल टावर भी इंक्लूड था, तो ये भी मैंने देखा। फिर ये री पहले 2 के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन जी करेंगे क्योंकि इनको वंडर्स कहा जाता है। हाँ जी of the world। क्यों कहा जाता है? पिरामिड्स क्यों? सही। तो लास्ट में मैं वो सॉरी ऐड कर दूं कि रियो de जेनेरो में भी एक वो स्टैचू वहाँ पे, उसका नाम जो है वो मुझे भूल गया, वो एक देखा होगा आपने, बाएं फैला के वो एक जीसस उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत बड़ा है वो, उसका जो है स्टैचू एक हिल के बिल्कुल टॉप पर है। तो जो सबसे पुराना जो है वो मेरे ख्याल से एहराम मिस्र है, क्योंकि ये 4,500 साल पुरानी, हमारे नबी पाक से भी 3,000 साल पुरानी ये जो है ना ये जो चीज़ें वहाँ बनाई गई हैं। तो उसको कहते हैं इसलिए कि वो टनों वजनी जो है वो पत्थर हैं, उनके ब्लॉक्स के साथ एक बिल्डिंग बनाई गई है,
और उसका जो वज़न है वो लाखों में ख्याल से करोड़ों टनों में बनता है वो वज़न। लेकिन वो जो चीज़ है वो एक सहरा है। अब वंडर इसलिए कहते हैं भी इस सहरा में ये पत्थर कहाँ से आए। चलें एक आधा आ गया, अगर आए तो इतने लाखों तादाद में वो कहाँ से आए, अगर आ ही गए तो इसको बिल्डअप किसने किया, इतनी बड़ी इमारत कैसे बनाई गई। तो ये जो है वो दुनिया जो है इसमें वो डिवाइडेड है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मखलूक है जो हम उसको नहीं देख सकते तो ये उन्होंने तामीर की, लेकिन कुछ वो कहते हैं साइंस से इसको कहते हैं कि शायद उन्होंने आर्टिफिशियल यहाँ पे एक लेक बनाई, लेक नहीं सॉरी कैनाल बनाई इसके करीब, तो वो कैनाल्स के ज़रिए गुलामों के ज़रिए इस पर कुछ उन्होंने अपनी साइंस उस ज़माने की उसमें की होगी। लेकिन फिर भी ये मतलब एक देख कर यकीन आता नहीं कि इतना वज़नी उस सदी में 4,500 साल पहले तो कैसे किसने रख दिया। तो उसी के हवाले से इसको वंडर कहा जाता है। और जो आपने दूसरा पूछा है पहले दो, सेकंड जो है वादी मूसा। अब जो वादी मूसा है वो एक 4 किलोमीटर पे फैली हुई एक पहाड़ी इलाके में एक वादी है। अब वो सारी पथरीली थी, उसमें जो है वो एक कौम आई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, आई थिंक वो नाम उसका भी मुझे भूल गया, काफ़ी लंबी, बड़े ताकतवर लोग जो है वो कंसीडर होते थे। तो वो पहाड़ी के ऊपर से वो शुरू होते थे बनाना तराशना, तराशते तराशते वो बिल्कुल नीचे आते थे। तो अगर अब आप उसको जाके देखें, अभी लास्ट ईयर मैंने विजिट किया उसको, तो देखने में लगेगा कि एक आर्टिफिशियल चीज़ है, कोई आपको जो है वो कोई केक बना हुआ है जिस खूबसूरती से उसको तराशा गया है। उसमें वो पानी का निज़ाम, उसमें हवा का निज़ाम, उसमें जो है वो चुराहा भी बनाया गया जहाँ पे उनका बैंक भी था। उस ज़माने में चूंकि वो घोड़े और खच्चर यूज़ होते थे, हर घर के साथ उन्होंने जो पार्किंग के लिए उसका एक अलहदा कमरा बनाया हुआ था। तो वो भी इंसान दंग रह जाता है कि 4 सदियाँ पहले या उससे भी पहले कि किस तरह ये जो है लोगों ने ये चीज़ें बना ली वहाँ पे। ओके, मुझे लगता है कि सारों ने बस इधर से ही डांस किया, इधर का कोई क्वेश्चन नहीं है और लड़कियों को कोई शौक नहीं होगा इधर से डांस। जी जी अदनान करें, आप करेंगे हम। सर मैंने ये पूछना था कि आपने जो ट्रैवल किया है ये पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किया है या यू गॉट एनी फॉरेन पासपोर्ट, मतलब जी आपके वीज़ा वगैरह प्रोसेस आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर काफ़ी डिफिकल्ट है, जी जी तो वो मतलब अभी आपके पास भी अभी स्टिल पाकिस्तानी पासपोर्ट है या फिर आपके पास कोई और फॉरेन पासपोर्ट? नहीं, अभी मैं ड्यूल नेशनल हूँ, यूके का पासपोर्ट है। पहले 47 कंट्रीज़ जो हैं वो मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल किए हैं। तो उसके बाद जो वो जब से फिर यूके का आया तो मैंने फिर यूके पे स्टार्ट कर दिया ट्रैवल करना। 36 कंट्रीज़ हैं जो कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री। वीज़ा ऑन अराइवल है या बिल्कुल वो जो है वो पहले से ही या वीज़ा चाहिए नहीं। उनमें एक सरप्राइजिंगली जो भी मैं गया था वेस्ट इंडीज़, तो आप लोग कभी रिसर्च कीजिएगा इस पर, बारबेडोस। अब वहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए, तो इतनी वो प्यारी डेस्टिनेशन है कि वो यकीन ही नहीं आता। जिसने भी पिक्चर देखी वो कहते हैं कि नहीं आप जो है दोबारा चेक करें। मैंने कहा नहीं, आप चेक करें कि ये हमें किसी भी नेशनलिटी को वीज़ा नहीं चाहिए। वहाँ पे इंग्लिश वगैरह चलती है वेस्ट इंडीज में? वहाँ है ही इंग्लिश। नहीं वेस्ट इंडीज़ में नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो है एक पूरे एक एरिया का नाम है। जिस तरह अरेबिक वर्ल्ड है उसमें सारे कंट्रीज़ आ जाती हैं, तो वेस्ट इंडीज़ में भी 21 कंट्रीज़ हैं। उसमें बारबेडोस, सेंट लूसिया, जमैका, ये इस तरह के, क्योंकि हमने क्रिकेट में एक ही टीम बन के आती है। तो मेरा भी कॉन्सेप्ट यही था कि शायद ये एक ही चीज़ है। हाँ ये, लेकिन वो वहाँ जाके पता चला भी ये 21 कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री की डिफरेंट लैंग्वेज है, हर कंट्री की डिफरेंट करेंसी है। और जहाँ पे इंग्लिश ने वहाँ पे रूल किया, वहाँ पे उनकी जो ड्राइविंग है सेम लाइक अस के राइट साइड पे, जहाँ पे स्पेनिश या फ्रेंच गए हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं। तो जहाँ पे इंग्लिश थे वहाँ पे अभी भी उनकी जो करेंसी की पिक्चर है वो क्वीन की है, क्वीन एलिजाबेथ। और वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, और जो बाकी हैं कहीं पे डच बोली जाती है जो डच के अंदर रहे हैं, कहीं फ्रेंच है, कहीं वो है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा जी जी कि आपने बात की है अभी बहुत ट्रैवल वीज़ा की। जी जी पाकिस्तान में ये सिनेरियो है, देखिए हमें वो अलाउ तो करते हैं जी जी लेकिन आप जब बुकिंग करके जाते हैं ना एयरपोर्ट पे, जी जी आप एयरपोर्ट जाते हैं तो वो आपको ऑफर कर देते हैं, ठीक है, इमिग्रेशन वाले हो गए या FIA वाले हो गए, वो आपको ट्रैवल करने देते हैं उनके माइंड के मुताबिक, उनके फॉर्म्स के मुताबिक। ये लोग आप वहाँ जाकर स्किप कर जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बारे में हमें तो बताएं, इसका हमें कैसे करना चाहिए? नहीं, जो जेनवन है ना वो तो बहुत कम आपको सुनने में मिला होगा कि जो जेनवन ट्रैवल पर्पस पे गया होगा। मोस्टली आपको भी पता है कि जो हमारे जो लोग हैं कि उनके जो रियल प्लान्स वो क्या होते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट पे FIA वाले हैं, जो उनकी जो इमिग्रेशन होती है, उनकी नज़रों से भी डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ट्रैवलर्स गुजर रहे होते हैं। तो वो जब कोई बंदा चल कर आ रहा होता है वो वहीं से वो पहचान लेते हैं कि ये बंदा एक रियल टूरिस्ट है, यहाँ जो है यहाँ पे स्किप होने के लिए आया है, यहाँ इसका कोई और पर्पज़ है। तो अगर आप एक रियल ट्रैवलर्स हैं तो वो आपको जो है वो क्वेश्चनिंग ही ऐसी करेंगे, वो आपको पहचान लेंगे।
क्योंकि प्रोफेशनल है वो अपने काम में। देखिए इसमें मेरा क्वेश्चन ये भी है कि देखिए हर बंदा का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा नहीं होता जी जी जॉब में, जी वो ऐसे फोर्स होती है कि कोई भी बंदा कहाँ जाके मतलब अपने प्रोफेशन ले लेता है, ठीक है। जी क्वेश्चन करते हैं लोग, हम सीनियर भी आते हैं, जी जी मैंने भी ट्रैवल किया है, काफी कंट्रीज में ट्रैवल किया है, लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं बिल्कुल सीनियर है, मतलब कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब वो पूछते हैं तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, उससे पैसे मांगते हैं उनसे। मैं लाइव देखा वहाँ पे उसको। नहीं देखिए, लक और बैड लक भी मैटर करती है। आप अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करके जाएं, बाकी तो फिर जो होना है वो तो होके रहना है। अब मेरे पास यूके पासपोर्ट है, 90 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। अब मुझे जॉर्जिया जैसे कंट्री ने वहाँ पे रोक लिया, तो मैं अजरबैजान से बाई बस जा रहा था, तो अब उनको शायद ये यकीन नहीं आ रहा था कि इसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट कहाँ से आ गया। अब वो उसको देखें, कभी दूरबीन लगा के उसको देखें चीज़ें, इससे उस चेक करें, कभी कहें जी आपके पास यूके की पिक्चर है कोई, अब मोबाइल पे निकाल के मैं पिक्चर्स दिखाऊं, फिर कहेंगे यूके कोई और डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई बैंक कार्ड है। तो वो कहीं भी बैड लक होनी हो, कहीं अगर कोई बुरा शख्स बैठा हुआ है, किसी का अगर दिन बुरा चल रहा है, वो आपका भी कर देगा। तो एंड ऑफ द डे ये आज मुझे ये था कि ब्रिटिश पासपोर्ट था, तो मैं भी थोड़ा उनसे ज़रा तल्ख हो गया कि मैंने करना है तो बताओ, अदरवाइज मैं फिर अपनी जो एम्बेसी है उसे कॉन्टैक्ट करूँ। तो लेकिन आपकी बात ये ठीक है, लेकिन सम टाइम वो ये कि किसी अगर बैड लक हो तो कुछ भी हो सकता है। जी जी अच्छा, जो आवाज़ मुझे क्लियर नहीं, आपने सिर्फ कतर का पूछा या कुछ और कंट्री भी ऐड की है? लक्समबर्ग, कतर, ठीक है। अच्छा, ये तो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि लक्समबर्ग जो जैसे पहले था आज भी वैसी है, एक बहुत पुराना कंट्री है। हाँ, यूरोप में छोटा सा वो है, उसका जो बॉर्डर है वो स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और इधर से फ्रांस में लगता है। इसको एक शहर ही कह लें आप। कतर जो है वो उससे ज़रा बड़ा है। कतर में वही जो सेम स्टोरी है बाकी अरबी कंट्रीज़ की, कि एक गरीब तरीन कंट्री था, तो वहाँ से फिर ऑयल निकल आया। लेकिन यह कि उन्होंने इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया, वहाँ की जो लीडरशिप थी, जो वहाँ की जो रूलर्स हैं, तो उन्होंने अपना जो ऑयल है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके वो कंट्री को डेवलप किया। तो अभी वो आई थिंक फीकस जो आमदन है वो मेरे ख्याल से जो कतर है उनकी सबसे ऊपर है पूरी दुनिया में, अगर वो नहीं तो फिर सेकंड पे हो गई है गालबन, फर्स्ट पे है। तो इतना उन्होंने अपने कंट्री को वो डेवलप कर लिया है, इतना वो सिस्टम उन्होंने मैनेज कर लिया है कि अब वो टॉपर हैं। जी मेरा आपसे क्वेश्चन था वीजा के लिए आपसे। जी अगर हम एक होता है वीजा कंट्री वाइज होता है, और ऐसा वीजा भी होता है कि हम ज़्यादा ट्रैवल करें, ज़्यादा कंट्री में ट्रैवल करेंगे, अब कोई ऐसा वीजा भी इशू हो सकता है, हम ले सकते हैं कि हम ओवरऑल वर्ल्ड में हमारा वीजा नहीं लगा पाएंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन इसका ये है कि आपका वो मैं समझ गया हूँ जो मेन उसका वो है। आप अगर शेंजन वीज़ा लें तो आपको पता ही होगा कि 27 कंट्रीज़ उस शेंजन वीज़े में है, लेकिन उस शेंजन वीज़े की वजह से भी काफ़ी कंट्रीज़ आप बगैर वीज़े के आप विजिट कर सकते हैं। तो सेम लाइक यूके वीज़ा, अगर आप यूके का वीज़ा ले लें, चाहे वो स्टडी है या चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, उस यूके वीज़े की बेस पे आपको फिर जो टर्की है वो ई वीज़ा हो जाता है आपका। उसमें सर्बिया, अल्बेनिया, काफ़ी यूरोपियन कंट्री जो हैं, ये बाल्कन स्टेट्स, ये आपके वीज़ा फ्री हो जाते हैं। यूके वीज़े पर आपको मैक्सिको वीज़ा नहीं चाहिए, मैक्सिको भी ऑन अराइवल हो जाता है आपको। तो और भी काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ होंगे कि अगर आप किसी भी यूके का नहीं, यूके हो गया, कनाडा, किसी भी यूरोपियन कंट्री, यूएस, किसी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री का अगर आप ले लें वीज़ा, तो उस वीज़े की बेस पे आप काफ़ी कंट्रीज़ आपके वो वैसे ही वीज़ा फ्री कर देते हैं वो। पासपोर्ट पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब अगर हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो हम उस पे मतलब कोई ऐसी कंट्रीज में जो हम विजिट नहीं कर सकते। जी, उस पर पासपोर्ट, हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हम जो है वो इसराइल ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो है वो अर्मेनिया, मैंने आपको सेकंड आई थिंक 2 कंट्री हैं जिसको हम रिकग्नाइज नहीं करते एज ए कंट्री। तो लेकिन इसराइल का वो एक एक्सट्रीम स्टांस है हमारा कि आपने वहाँ पर ट्रैवल करना ही नहीं है, तो वो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने फ़लस्तीन विजिट करना है तो वो अब उनके अंडर है इसराइल के, तो इसराइल से होकर ही आपने फ़लस्तीन जाना है। तो वो मेरे पास चूँकि वो था सेकंड पासपोर्ट, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया, क्योंकि इसके अलावा आपको मस्जिद अक्सा विजिट ही नहीं कर सकते। और मस्जिद अक्सा के बारे में है कि अपने बच्चों को और तालीम दो कि मस्जिद अक्सा क्या है और उसका विजिट करवाओ। लेकिन अब ऐसे हालात बने हुए वीज़े की वजह से हम जा ही नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन जो जा सकते हैं तो मेरे ख्याल से उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हमारा वो नहीं, यूके पासपोर्ट पे मैं गया हूँ, उसी वजह से मैं गया हूँ ना वहाँ पे। हाँ, यूके पासपोर्ट पर ही मैं वहाँ पे गया हूँ, अदरवाइज तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते। अगर जाएंगे भी किसी तरीके से आप चले जाएँ तो वापसी यहाँ आपको एजेंसी वाले रोक लेंगे, क्योंकि अगर आपको उन्होंने पता चल गया कि यहाँ पे वो गया हुआ है
तो अगर इन केस अगर मेरा पता चलता है तो मैं कह सकता हूँ कि मैं यूके नेशनल हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी कंट्री जो आपकी हेल्प कर सकती हो, जो लाइक वहाँ का फूड आपको सूट किया या वाटर इश्यूज नहीं किया। ये मोस्टली प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैं इस मामले में भी लकी रहा हूँ कि मेरा स्टमक जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह का ना कोई वो हुआ नहीं है। और कुछ आपको पहले से भी ट्रैवल कर करके ना आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ें आपको जो है वो इफेक्ट करती हैं, कौन सी नहीं इफेक्ट करती हैं। तो आप उस हिसाब से पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाते हैं। अभी जो रिसेंटली मैं श्रीलंका गया था बाय द वे, वो उसका फूड जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सारी वेजी करीज हैं, ऐसी करीज जो मैंने दुनिया में सुनी भी नहीं थी, वहाँ जाके वो खानी पड़ी है। मैंगो करी थी वहाँ पे। अब मैंगो अचार तो मैंने सुना हुआ था मैंगो करी, कोकोनट करी, अच्छा क्यूकम्बर करी, मतलब ये वो खाती ही ज़्यादा ये हैं। तो वहाँ मैं मीट ढूंढता फिर रहा था, तो थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही थी। और करीज तो मैं ले ली चूँकि वेजिटेबल थी, मुझे पता था कि कोई ऐसी मसला नहीं है, लेकिन वो स्टमक से वो फील हो रहा था कि ये सही एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो फिर मैंने कोशिश की कि जो एक इंटरनेशनल फूड होते हैं, पोटैटो कहीं से ले लिया, एग्स ले लिए, बॉइल्ड राइस एक ऐसी चीज़ है कहीं से मिल जाती है, अब बॉइल्ड पोटैटो कहीं से मिल जाते हैं, गुजारे करने के लिए फिर ये कर लेते हैं हम। मोस्टली हर कंट्री से हलाल फूड है। नहीं, हलाल हर कंट्री से नहीं। ये भी अगर डिपेंड करता है, अगर तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वाला कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म हो रही है, तो वहाँ पे आपको हलाल ऑप्शन मिल जाती हैं। तो मैं ये ईस्टर्न यूरोप गया था, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल, वो हलाल था ही नहीं, वो बल्कि उनको बताना पड़ता था भी हलाल होता क्या है। तो मैं ऐसे ही कंट्री छोटा सा सलवाकिया, वहाँ मैं चला गया आज से कोई 12 साल पहले। इतना मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे भी यही माइंड में था भी हर जगह कहीं पूछ कर वो दे ही देंगे, जब बताएंगे भी हलाल चाहिए तो हलाल दे देंगे। तो वहाँ पे गया हूँ तो उनको बताना पड़े भी हलाल क्या है, वो कहीं हलाल क्या होता है, फिर उनको सारा एक्सप्लेन करें कि ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन वो हर चीज़ में वो आप पोर्क यूज़ होता है। तो उसमें भी यही कि आप फिश जो है वो हर जगह मिल जाती है। तो ये तीन एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ढूंढी हुई हैं पोटैटो, बोल्ड राइस और फिश, ये कहीं से भी मिल जाती हैं। तो सर्वाइव करने के लिए फिर हम ले लेते हैं वहाँ से। सर एयरपोर्ट पे भी मिलता है? जी एयरपोर्ट पे होता है ना कि हलाल वो हलाल की अलग होती है। नहीं, कंट्री जिसमें मैं गया था स्लोवाकिया में, उस टाइम वहाँ पे एक ही एयरपोर्ट था, ब्राटिस्लावा, वो उनका कैपिटल है। और ब्राटिस्लावा में भी दिन में 2 फ्लाइट्स आती थी। इतना छोटा कंट्री है, उसकी आबादी है 50 लाख, मेरे ख्याल फैसलाबाद की से ज़्यादा है। वो पूरे कंट्री की इतनी आबादी है, तो उसके ऑब्वियसली उस हिसाब से जो है वो चीज़ें उन्होंने मैनेज की होती हैं। अदरवाइज किसी आप बड़े कंट्री में जाएँ तो वहाँ पे आपको जो है वो ये ऑप्शन मिल जाती हैं। जी वालेकुम। जैसे आपने कहा कि आपका ड्रीम है ये ट्रैवलिंग करना, जी, जी। तो आपने ये ड्रीम लिखा है, तो हर ड्रीम की एक मंजिल भी होती है, जी। ख्वाब होता है, तो आपकी मंजिल क्या है? मेरे ख्वाब की मंजिल है जी 194 कंट्रीज़, एज सुन एज पॉसिबल मैं इसको कर सकूं, और जितना जल्दी हो सके कि पूरी दुनिया को जो है वो मैं कह सकूं कि मैंने एक्सप्लोर कर ली है, सारी देख ली है। तो यही मेरा ड्रीम है, तो उसी ड्रीम के पीछे मैं लगा हुआ हूँ। तो उसमें फिर ये है कि पहले तो काफ़ी स्पीड से मैं चल रहा था, तो बीच में फिर मेरी शादी हो गई स्पीड जो है वो कम हो गई, तो मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सका। अभी इस साल जो मैंने 8-9 कंट्री कर ली है स्टार्टिंग में ही, उसकी रीज़न ये थी कि 2-2.5 महीने पहले जब मैं आया तो फैमिली यहीं छोड़ गया था तो वो वो यहीं पे थी, तो मैं फिर टूर पे निकल गया। अभी उनको मैं लेने आया हूँ, तो अभी ये ना समझिएगा अगले महीने भी इतने कंट्री हो जाने हैं, अब जो है वो ब्रेक लगनी है तो लेकिन होपफुली 6-7 कंट्रीज जो है एंड ऑफ दिस ईयर में इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अगर मौका मिला आपसे दोबारा यहाँ पे मुलाकात का, तो होपफुली नियरली 100 कंट्रीज होंगी उस टाइम। आप कश्मीर का लेंगे। हाँ जी कश्मीर का लेंगे। हाँ सर जी आपका ये क्रेज आपका कैसा है, लाइक मतलब 194 आपने कंप्लीट कर लिया, जी जी। सो आप अब आगे जो जाएंगे, जितने ट्रैवल करेंगे, तो आप एज अ कपल जाएंगे या मतलब जहाँ आपका दिल करेगा कि नहीं मैंने जाना है, मुझे देर हो गई है, मैंने इतने दिनों से ट्रैवल नहीं किया, क्या आप चले जाएंगे? नहीं, ये मिक्सचर होगा। देखें, सब कंट्रीज आप इकट्ठे जा भी नहीं सकते। अब मेरा यूके पासपोर्ट है, वाइफ का पाकिस्तानी पासपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 34 कंट्रीज आपके वीज़ा फ्री हैं, जबकि यूके पासपोर्ट पे आउट ऑफ 194 आई थिंक ये 173 या 174, मतलब सिर्फ 19-20 कंट्री आई थिंक रह जाते हैं पीछे जो कि आपको वीज़ा चाहिए। तो हम अगर चाहें भी दोनों ट्रैवल करें तो वो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो लेकिन कोशिश यही होती है, वाइफ को भी साथ भी ट्रैवल किया है, और लेकिन मोस्टली जो है मैंने सोलो ट्रैवल किया है। तो अगर आपने लर्निंग करनी है तो आपको सोलो ही करना पड़ेगा तो और बेस्ट टाइम वही है जो शादी से पहले है। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो फिर हमारा एक सिस्टम है, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो वो इफेक्ट करती हैं। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने सुना है साउथ अफ्रीका के बारे में, ऑस्ट्रिया। साउथ अफ्रीका के बारे में अच्छा आपके अच्छा, सॉरी, मुझे लग रहा है कि हम कहीं मिले हुए हैं, ऐसा है कि या
इधर ही मिला था जी। अच्छा अच्छा तो सर जैसे साउथ अफ्रीका है, जी जी तो उसके बारे में आपने सुना है कि वहाँ पर गए हम लोग घूमते हैं, वहाँ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है और आपको निकलना मुश्किल है जी जी। फैमिली के साथ। फैक्ट का कोई एक्सपीरियंस है या आपने ऐसा कहाँ फील किया? ये मैंने भी सुना ही है क्योंकि मैं वहाँ भी गया नहीं हूँ साउथ अफ्रीका मेरा अभी चक्कर नहीं लगा। मैंने मोस्टली जो है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज मैंने विजिट की हैं। स्टार्टिंग मेरी यूरोप से हुई है। यूरोप के बाद फिर जो मेरा क्रेज़ था वो था साउथ अमेरिका, क्योंकि स्पेनिश जो लैंग्वेज है उसके जो कंट्रीज़ हैं वो मुझे बड़े फैसिनेट करते हैं, तो मैंने वो मेन टारगेट पे रखे, वो विज़िट किए। फिर कुछ मैंने ये सेंट्रल एशिया ये कंट्रीज ट्रैवल किए। उसके बाद फिर ये मौका मिला तो मैंने कुछ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ ट्रैवल किए। और कैरिबियन में हमेशा जाना चाहता था, वो मैंने भी रिसेंटली किया। तो एशिया मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है, उससे पहले अफ्रीका है। तो अभी जो मेरा रुख जो है वो अफ्रीका की तरफ है और कुछ और कैरिबियन की तरफ है, तो इंशाल्लाह। सर एक बात सुन रहा है कि सुनने में आया है कि जैसे कि एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज है जैसे चिली है, पैराग्वे है, ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, जी जी। तो इन कंट्रीज में बिजनेस करना और इसमें अर्निंग करना, अपना बिजनेस करना, उसके बाद उसको वहाँ से पासपोर्ट लेना ज़्यादा आसान है। इसके बारे में आप नहीं, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि चिली के बारे में, लेकिन यह है कि काफ़ी उसकी जो करेंसी थी, काफ़ी जो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था काफ़ी रिच था वहाँ पे। उससे पहले जो अर्जेंटीना है वो तो काफ़ी बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सुना ही है, लेकिन आई डोंट नो कि अगर ऐसा है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ बहुत बहुत कम है। काफ़ी लोगों को तो अभी भी पता नहीं है कि चिली कहाँ पर है, और किसी को पता भी है तो जस्ट फुटबॉल की हद तक कि वहाँ एक फुटबॉल की टीम है। लेकिन किसी भी आप उनसे पूछते हैं कैपिटल का नाम या बाकी चीज़, तो वो आइडिया नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जैसे कि आपने बताया कि आप फर्स्ट टाइम जब ट्रैवल कर निकले अगेन कि आपने ड्रीम है कि मैंने पूरा वर्ल्ड जो है विजिट करना है, तो सर फर्स्ट टाइम जब आपने फर्स्ट कंट्री गए तो आपको कैसा एक्सपीरियंस था, आपको क्या फीलिंग हो रही थी सर? सब कुछ एक ड्रीमिंग की तरह था। काफ़ी चीज़ें जो है वो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हो रही थी। जब मैंने ट्रैवल किया तो फर्स्ट टाइम मैंने किसी होटल में स्टे किया। उससे पहले जो है वो मैंने कभी होटल में स्टे नहीं किया हुआ था। सर जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि आपका ये ड्रीम है, लेकिन अगर फैमिली मेंबर की तरफ से आपको हो कि नहीं अब कुछ ये छोड़ दो या फिर अपना फैमिली पर फोकस दो, तो फिर ऐसा प्रेशर हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा प्रेशर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता है पोजीशन का तो वो चल रहा है। लेकिन यह है कि वो एक अच्छे तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और सॉरी, आपके क्वेश्चन की तरफ मैं बैक आता हूँ, जो आपने चीज़ पूछी है। तो आजकल एक ऑप्शन है हमारे पास जो कि बहुत कॉस्टली है। अभी तो नहीं, कभी फ्यूचर में आप कर लीजिएगा अगर हुई तो। फैसलाबाद के जो काफ़ी इंडस्ट्रियल हैं वो भी उसी की को अवेल कर रहे हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ जो है वो अपने पासपोर्ट आपको सेल करता है। मतलब ये लीगल तरीका है वेस्ट इंडीज़। जिस तरह ये दुबई में आपने सुना होगा गोल्डन वीज़ा, तो वो गोल्डन पासपोर्ट के नाम से उनकी स्कीम चल रही है। तो अराउंड $1 लाख तकरीबन, यहाँ पे वो 3 करोड़ फ्यूचर में आप कर सकते हैं। उस पर अगर आप वो ले लें, आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं, आपको घर ही वो भेज देते हैं आपका पासपोर्ट। उस पासपोर्ट पे भी तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो वीज़ा फ्री है। तो आप यूके US कहीं भी आपने आप जाना हो, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग उनका पासपोर्ट है। तो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं यहाँ पे, तभी उसने पूरी फैमिली का लिया $1,20,000 का। तो क्योंकि वो इन चीज़ों से वो परेशान आए हुए थे कि रोज़ ही उनका हर मंथ वो जाना होता है ट्रैवल, तो उन्होंने कहा कि ये झंझट ही ख़त्म करें। अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने कर लिया है पूरी फैमिली का। जी, तो आप फिर कहीं भी ये वीज़ा ये उनके लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं और अल्लाह ने इस्तात दी हुई आपको, तो कर सकते हैं आप। US में मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों लेकिन यह है कि इसके एक स्टेट में गया हूँ। US से भी एक पूरी दुनिया है। हाँ, 52 स्टेट्स हैं गालिबन उसकी, तो मैं एक ही स्टेट में गया हूँ, कैलिफोर्निया। तो उनके मैं 2 सिटीज़ में गया हूँ, लॉस एंजल्स और सैन डिएगो। तो वहाँ पे कोई सैन डिएगो डिप्रेशन की रीज़न ये है कि स्ट्रेस लेवल जो है बहुत हाई है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। और मैं बल्कि लोगों को कहता हूँ कि आधे वहाँ पे साइको हो चुके हैं वहाँ पे रह के। फिर एक लाइफ स्टाइल वहाँ पे ऐसा है कि आप जो है वो एक लिमिटेड एक्टिविटी है आपकी, आप घर पे सोशल लाइफ वहाँ पे ना होने के बराबर है। मतलब इंग्लिश लोगों की तो है, लेकिन हमारी जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जो यहाँ से हमारे गए हुए हैं ये इमिग्रेंट्स, उनकी जो सोशलाइजिंग है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है।
तो डेली लाइफ रूटीन यही होती है वहाँ पे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 2-3 दिन वहाँ पे आपकी स्टडी होती है, तो उसके बाद आप काम पे जाते हैं, घर आके सो जाते हैं। काम के बाद आपके पास इतनी वो एनर्जी बचती नहीं है, बच भी जाए तो लोग लेजी हो जाते हैं। वहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है, कुछ वेदर वहाँ का ऐसा है कि ज़्यादा वहाँ पे सर्दी होती है, दिन वहाँ पे छोटे होते हैं, रातें वहाँ पे लंबी होती हैं। वो लोग एक ही उसमें रह के वो फिर उनका दिल ही नहीं करता, वो इतने काम होते हैं, फिर आपने वॉशिंग भी करनी है, आपने जो है डिश वॉशिंग भी करनी है, खाना भी बनाना है। लेकिन एक वेदर से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो वीज़ा स्ट्रेस है ना, ये बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि हर बंदा जो यहाँ से गया है मेन उसका पर्पज़ यही होता है कि वहाँ पे जाके मैंने सेटल होना है। वो आए दिन चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, तो उसकी वजह से वो डेली बेसिस पे ना वो स्ट्रेस उसका जो है वो लेना शुरू कर देता है, और उसका इलाज ट्रैवलिंग है, वो करते नहीं है। तो मैं शायद इसलिए बच गया कि मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी टाइम से ही। सर आपने किसी कंट्री के अंदर कोई रोबोट्स वगैरह देखे जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा किसी कंट्री में? रोबोट्स टेक्नोलॉजी किस कंट्री में बहुत ज़्यादा है? ये मेरा ख्याल है ये तल अवीव, इसराइल का जो कैपिटल है। हॉस्पिटलाइजेशन सिस्टम है उसमें, मेडिकेशन सिस्टम जी, कहाँ का सबसे अच्छा है और कहाँ का सबसे बैड है? अच्छे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बुरा जो है यूके का चल रहा है इस टाइम। हाँ नहीं, वर्ल्ड वाइड भी हमें न्यूज़ आ रही है, क्योंकि हमारा जो है ना वो हेल्थ ट्रस्ट है, बेसिकली वो गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं है, वह हेल्थ ट्रस्ट है और वो फ्री इलाज है। तो अब वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइसिस में चल रहा है। जी, किसका? सऊदीया का, लेकिन फ्री है वहाँ पे। अच्छा, इंश्योर्ड होगा ना? हाँ, इंश्योर्ड है। इसमें यूएसए का भी सुना है अच्छा है, लेकिन वो भी इंश्योर्ड है, आपको पे करना पड़ता है। यूके का एब्सोल्युटली फ्री है, तो शायद इसलिए वो चीज़ पहले तो बहुत अच्छी थी जब मैं गया था, लेकिन अभी काफ़ी सुनने में प्रॉब्लम है। इस्तेमाल में भी लकी रहा हूँ, कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। हाँ, बंद करने का सोच रहे हैं, तो आई थिंक वो शायद यूएस पैटर्न पे जाएं कि उसको इंश्योर करें, तो वो फिर उनको आई थिंक यही इसका सोल्यूशन होगा। जी, फिनलैंड भी। उसका इससे भी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि फिनलैंड ऐसा कंट्री है जो कि फेमस है कि यहाँ पे ये बूढ़ों का और बुजुर्गों का मुल्क है, कि उसकी जितनी भी जनरेशन है, यंग जनरेशन किसी भी कंट्री की जो अब्रॉड ट्रैवल कर रही है, तो आई थिंक वो अभी तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले तक वो सबसे ज़्यादा फिनलैंड की थी। तो वहाँ पे जितनी भी यंग जनरेशन है वो जैसे ही कॉलेज स्कूल से फारिग होते हैं तो वो यूरोप के किसी और कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे जो विंटर सीजन है, वो जो विंटर है वो एक्सट्रीम लेवल का है, वो -30 -35, और तो -10 तो वहाँ एक आम सी बात है, और दिन वहाँ भी बहुत छोटे हैं। तो वहाँ पे जो है वो मैंने फील किया कि फिनलैंड जो है हेलसिंकी। सर मेरे 4-5 क्वेश्चन है करते हैं। एक तो पाकिस्तान की जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जी जी। ये किधर किधर चल जाता है, और पाकिस्तान का जो आर्म्स लाइसेंस है, अगर आपने कोई वेपन लेके बाहर जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है? जो ड्राइविंग वाला है ये तो इंटरनेशनल अगर आप बनवा लें तो 1 साल के लिए ये ऑलमोस्ट वैलिड है पूरी दुनिया के लिए, इंक्लूडिंग यूके। पूरी दुनिया में US इंक्लूडिंग यूके, कुछ हो सकता है कि उसमें एग्जाम्पशंस हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि यूके में भी, यूएसए में भी, कहीं भी तो जब भी आपने ट्रैवल करना है तो आप इसको इंटरनेशनल पे कन्वर्ट कर लें, तो 1 साल आप वहाँ पे इसको चला सकते हैं। 1 साल में अंदर आपने वहाँ का जो है लोकल आपने बनवाना होता है। तो दूसरा, हर कंट्रीज के रूल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे लास्ट में मैंने सुना था सऊदीया ने जो नस्वार को ड्रग के अंदर उसने ऐड कर दिया, कई पठान लोग लेके चले गए थे बाहर, तो हम ये चीज कैसे चेक कर सकते हैं पहले? ये आई थिंक आपको पहले ही चेक करनी पड़ेगी, इसकी जो इसके रूल्स हैं, जो कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं। वेबसाइट है कोई जगह जहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं? प्रॉपर मेरे ख्याल से वेबसाइट तो कोई नहीं होगी इसकी गालबन, अगर है तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन इसका यही है कि जो पहले लोग वहाँ गए हुए हैं, आपके कुछ जानने वाले, आप उनसे पूछ सकते हैं। सर वेपन के साथ ट्रैवल करने का क्या जो है प्रोसीजर है? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मेरा, सॉरी। पहले ठीक है, अभी तक कोई नहीं है। कभी अफगानिस्तान गया तो सोचूंगा। जब हम कंट्री की वैल्यूएशन करते हैं कि दीज आर द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो 2-3 पैरामीटर हम नजर भी आते हैं। पहला है पर कैपिटा इनकम, जी जहाँ पे लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा, 2 पैरामीटर और है, एक है हैप्पीनेस लेवल और तीसरा होता है आपका लाइफ स्पैन, लोगों की उम्रें वहाँ पे कितनी, जैसे जो एवरेज एज है वो 80+ है, 90 के अराउंड है, पाकिस्तान में शायद 60 है, तो एक ह्यूज डिफरेंस है। इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस पोलैंड पहले नंबर पे है, ये कौन सा कंट्री जहाँ पे लोग कुछ मतलब कुछ खुश हैं वहाँ
वहाँ पे हैप्पीनेस लेवल उसको हम बोलते हैं सबसे ज्यादा? ये लिस्ट मैंने देखी थी लेकिन मैं भूल गया हूँ, मेरा ख्याल पोलैंड तो नहीं होगा ये डेफिनेटली। आप जाते हैं ना, जैसे आप आते जी हैं जी, मैं समझ, हाँ पोलैंड नहीं है, ओके, कोई और था, पहले था अब शायद नहीं होगा। अब शायद ना हो। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है, लोग खुशहाल हैं, चेहरे खुशहाल हैं, खुश लिबास है, और वो वाला सीन आपने जापान में करके लगता नहीं, मैं इस तरफ नहीं गया अभी। इसके रिलेटेड कंट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कंट्री होना चाहिए जहाँ पे खुदकुशी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो कंट्री? और एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि कंट्री जो है एक इंसानों की बजाय पैसा नहीं इंसानों की लिए की है, वो कौन सा ऐसा कंट्री है? जापान मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुदकुशी वहाँ पे होती है, और ऑफिशियली अगर देखा जाए, ये आपके इल्म में एक इजाफा कर रहा हूँ कि स्विट्ज़रलैंड वन इज़ द ओनली कंट्री जो कि आपको अलाउ करता है कि आप सुसाइड कर सकते हैं। तो उसमें अभी रिसेंटली एक आई थिंक हॉलीवुड का बहुत फेमस कपल था या कोई और था, लेकिन वेल नाउन था, मुझे याद नहीं अभी, एक वीक पहले उन्होंने वहाँ पे की है। वहाँ पे आप जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिलती है कि इस दिन आपको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा, यानी सीरियसली। तो उस दिन आप जाते हैं, वो आपको ऐसा जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है, तो विद इन फ्यू मिनट्स आप जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में ऐसा, जी ऐसा कानून है कि आप जो है वो काफ़ी लोग जो है वो ज़िंदगी से तंग होते हैं, तो ये हर मुल्क में ये जो है ऑब्वियसली ये जो है अगेंस्ट द लॉ है। खुदकुशी करने की नहीं, नहीं हर किसी की अपनी, हाँ जब आपका क्वेश्चन में समझ लेकिन जापान में मेरा ख्याल है कि वहाँ पे लोग, मैंने सुना है शादियाँ भी नहीं करते, स्ट्रेस लेवल आई थिंक वहाँ बहुत ज़्यादा है। हालांकि रिच कंट्री है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है उनका जो है वो उनका, लेकिन जो है वो एक और भी कल्चरल एस्पेक्ट है हाँ। वहाँ पे, और एवरेज वर्क प्लेस है, हाँ जी जलजले हैं, जी, और एवरेज 1500 के करीब है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हर 4 घंटे के बाद वो 70% माउंटेनियस है, पहाड़ है, तो क्योंकि वो पहाड़ ऐसे हैं जहाँ पे वो जलजले जी और करना। पाकिस्तान में जो पॉजिटिव चीज़ मैंने देखी है ना, कि सोशलाइजिंग यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो हम सब बचे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की यहाँ की स्ट्रेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो वो तो छोटी सी उनकी स्ट्रेस होती है, तो इसी को इतना सीरियस ले जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमारी गुड लक ये है कि हमारा जो सोशल नेटवर्क है, सोशलाइजिंग है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जापान का मैं ये बता रहा था कि ज़्यादा जो खुदकुशियाँ वहाँ पे होती हैं जापान में, स्ट्रेस लेवल वहाँ बहुत ज़्यादा है, लोग शादियाँ भी नहीं करते वहाँ पे, वहाँ का पता नहीं। देखिए पैसा जो है ना, आपको पैसे से आपको जो है वो आराम तो मिल सकता है, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। आराम और सुकून दो डिफरेंट चीज़ें हैं। किसी भी आप जगह पे पैसे लगा के आप अपने लिए एक आलीशान घर बना लें, आलीशान जो आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी कर, लेकिन सुकून का जो है वो ताल्लुक वो दिल से है। सर आपका नॉर्थ कोरिया जाने का प्लान है? जी जी, ऑब्वियसली मेरा जो है वो जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, अभी जो है फ्यूचर में मेरा है प्लान कि सीरिया भी जाना है। किसी को बताता हूँ तो वो लोग परेशान हुए थे भी सीरिया क्या करना जाके, लेकिन ऑब्वियसली जो भी कंट्रीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने हफ्ते इंशाल्लाह जाऊँगा। आप किसी भी कंट्री को विजिट करने से पहले उसका रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं उसको, फिर या ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस करते हैं? जी रिसर्च करता हूँ, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती। एक डिपेंड करता है कि किस रूट पर आ रहा है। सम कंट्री ऐसे प्लान हो जाते हैं कि उस रूट पर आ रहे होते हैं, तो मेरा पहले से प्लान नहीं होता, लेकिन कहीं मैं जा रहा होता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कहाँ की टिकट जो है वो सस्ती मिल रही है। तो अभी बल्कि एक और चीज़ याद आ गई, अभी मैं लास्ट ईयर गया था कंट्री में, कैब वर्दे, कैबू वर्दे कहते हैं, कैब वर्दे कहते हैं। ये नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है और अटलांटिक ओशन के अंदर है। नियरेस्ट जो वेल नाउन कंट्री आई थिंक वो नाइजीरिया है। अब वो एक ऐसा कंट्री है कि मैंने ऐप पर डाला भी सस्ती टिकट कौन सी आ रही है, क्योंकि वो थर्सडे का दिन था और मैं सैटरडे को निकलना चाह रहा था। स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया था। तो वो एक नज़र आया कैब वर्दे, अब मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। अब मैंने वो देखा भी ये कहाँ पे है, पहले मैप पे निकाल के देखा किस तरफ है, थोड़ी सी रिसर्च की, तो मैं वहाँ पहुँच गया। अब वो कैब वर्दे भी आप जान के हैरान होंगे कि वहाँ भी पाकिस्तानी वीज़ा नहीं चाहिए। क्राइम रेशो जो है वहाँ पे 1% है, और अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका आइलैंड है, और बहुत अच्छी वहाँ की आबो हवा, वहाँ का सिस्टम, तो वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं कैब वर्दे। फैमिली के साथ किसी भी ऐसी कौन सी कंट्री अच्छी
नॉमिनल लिविंग एक्सपेंस के साथ फैमिली के साथ सेव कैसे लाया कौन सी कंट्री ऐसी विजिट आया? अच्छा, विजिट करने के बाद मुझे रिसर्च मैंने की और कुछ जगहों पे मैंने जब पिक्चर्स लगाई ना ओमान की, तो लोगों ने फिर ये कमेंट्स किए, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में हूँ ट्रैवलर्स के, कि ओमान जो है वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री जो है वो कंसीडर होता है। लेकिन ये जाने से पहले तक मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन विजिट करने के बाद मुझे पता चला है कि जो मैं होकर आ गया हूँ तो वो दुनिया का सबसे जो है वो वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। वैसे जो दुनिया का पुरअमन मुल्क है वो नॉर्वे, काफ़ी ईयर से जो है ना वो कंटिन्यूसली उसको रैंक करते हैं दुनिया का सबसे पुरअमन, नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन। जी हाँ जी। तो लैंड वही है ना जहाँ मतलब समुद्र एक साइड पे ये मैंने वो पिक्चर्स में देखा, शायद आई गेस वही है, मतलब समुद्र वगैरह और पहाड़ों पे घर बने हुए हैं वाइट वाइट से। ये आपने कौन सा नाम लिया? पोलैंड? नहीं नहीं वो नहीं है, नहीं नहीं। पहाड़ों पे जो घर बने हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी ये मैं वेस्ट इंडीज़ गया हूँ, यहाँ पे भी है, लेकिन अब थोड़ा उसका खाका बताएं, शायद पहचान लूँ मैं कि क्या है वो। आई थिंक वो जो आप बात करें, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में फेमस है वो सेंटोरिनी, ग्रीस का एक आइलैंड है सेंटोरिनी। हाँ वो सेंटोरिनी होगा, पाकिस्तानी में वो काफ़ी फेमस है वो। हाँ ग्रीस का है, वो ग्रीस का है जी। मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि जैसे हम न्यूली कोई जाता है यूरोपियन कंट्री, तो वहाँ की जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है एशियन कंट्रीज पर। तो आप जो है फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह या क्लिप्स वगैरह शटर स्टॉक पे अपलोड करके अर्निंग वगैरह से तो यार। सॉरी मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं है, अगर आप एक्सप्लेन कर दें, आप या आप कर दें अरफान साहब, आप समझ आइए। ये जो इकोनॉमी है जो शिफ्ट की है, अब लोग कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे लोग देखते हैं, ब्लॉगिंग है, यूट्यूब है, जी जी। और बहुत सारे हैं। तो ऐसा आप प्रोफेशनली कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जहाँ पे अर्निंग भी हो रही हो, आपकी ट्रैवलिंग भी है, लेकिन आपके कंटेंट से आप अर्न भी कर रहे हो? नहीं, इस मामले में मैं अनलकी हूँ, बाकी मामला में मैं लकी हूँ इस मामले में अनलकी हूँ, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल ही बनाया जब मैंने 73 कंट्रीज विजिट कर लिए थे। तो शुरू से ही काफ़ी लोग रिकमेंड करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि ये जो है मेरे टाइम का काफ़ी वेस्ट होगा, कि मैं चीज़ें उस तरह प्रॉपर्ली इंजॉय नहीं कर सकूँगा अगर मैं ये वीडियोस मैंने बनाना शुरू। इसके लिए मुझे लगता था काफ़ी इसके लिए मेहनत चाहिए, रीटेक्स होंगे, बार बार आपको रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो काफ़ी लोगों के जो है वो फोर्स करने के बाद मैंने चैनल तो मैंने बना लिया, लेकिन अपनी इस टर्म एंड कंडीशन पे कि मैं इतनी ज़्यादा इस पर एफेक्ट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने दुनिया देखनी है बजाय इसके जो है वो मैंने अर्निंग की तरफ। तो कुछ आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता तो नहीं। तो वो मैंने चैनल तो मैंने उस टाइम से बना लिया है, अभी जो है वो प्लान दुनिया देखने की है नहीं चैनल मेरा है अभी, आई थिंक वो ये चैनल इस पे नहीं है, तो वो आई थिंक आपको मिल जाएगा, ट्रैवल ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन के नाम से है जी। नहीं इसका तो मुझे आइडिया नहीं। आई थिंक जो हाइट पे कंट्री होते हैं, मुझे तो एक ही जगह प्रॉब्लम आई थी जब मैं गया था माचू पिचू, इधर पेरू में, नहीं ये नाम है माचू पिचू जो है ये दुनिया का जो है एक अजूबा है, क्योंकि हाइट पे है। कभी इसको रिसर्च कीजिएगा, कुस्को एक सिटी है, उसके अंदर जो है ना ये माचू पिचू, ये दुनिया के जो 7 अजायबात उनमें से एक माचू पिचू के वो जो है वो पहाड़ हैं। तो वहाँ पे चूंकि वो हाइट पे था, तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन का था थोड़ा प्रॉब्लम, तो बाकी तो आई थिंक फाइन। सबसे फेवरेट प्लेस बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ मैं दिल दे आता हूँ हर कंट्री इतना प्यारा है उसमें स्विट्जरलैंड बहुत प्यारा है, जैसे बताया, स्पेन बहुत प्यारा है, इटली बहुत प्यारा है, साउथ अमेरिका बहुत प्यारा है। इटली और स्पेन यहाँ मैं मल्टीपल जा चुका हूँ, 6-7 दफ़ा इस टाइम। देखिए आयरलैंड और आइलैंड दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? हाँ आइलैंड, जी जी मुख्तलिफ आइलैंड से मैंने ट्रैवल किया हुआ है, जो स्पेसिफिकली आप पूछ रहे हैं वहाँ पे नहीं किया, क्योंकि वो फेमस है एज ए कपल, वो कपल डेस्टिनेशन जो है, हनीमून्स के लिए लोग ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं।
तो वहाँ पे मेरा, लेकिन अभी जो मैं कैरिबियन गया था तो ये सारे कंट्री ही आइलैंड्स हैं, तो काफ़ी मैंने आइलैंड विजिट किए हैं। ओके, सो मेरा ख्याल है क्वेश्चंस काफी हो गए हैं। अब मेरा एक सब बच्चों से क्वेश्चन है क्योंकि आपने दर्जा का बहुत क्वेश्चंस किए हैं, तो अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप सबने वन बाय वन ये बताना है कि रजा की इतनी डिस्कशन से आप किस स्कूल में डिसाइड कर रहे हैं और कब जा रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारे स्टूडेंट्स कब कहाँ निकल रहे हैं। पहले जगह बताइए। सर जितना मैंने एम्फसाइज किया ना श्रीलंका, मैं तो पहले श्रीलंका ही सोच रही हूँ। चलिए डिसाइडेड, अगले वीकेंड तक मैंने श्रीलंका डाल दिया। जी अब आप किधर जाने का प्लान किया जी? जी जी इटली, ओके सदा मैं भी यूरोप से ही है ना। यूरोप, ओके हमजा यूके, ओके सुमान चाइना, ओके वली थोड़ा सा ज्यादा की रीजन बता रहे हैं कि किस टाइप का सबसे वैसे होता है कि हमारे स्टूडेंट फैमिली को जब कोई बताना चाहते हैं जैसे आज जैसा आए थे आते हैं कि आप ये कहां पे जाना चाहते हैं, मैंने कहा कोई बस तो दूर से ठीक है, इस तरह की कोई रीजन या कुछ भी ऐसा जी वली ऑस्ट्रेलिया। मजा मैं सोचा यूरोप में ट्रैवलिंग बहुत करनी है। अगर ना आप प्लीज अगर इनको कुछ गाइडेंस दें, मतलब जिस तरह की कंट्री बता रहे हैं, मतलब लगा इनका इंटरेस्ट इसमें है, ताकि कोई एक ऐसी चीज जो उनसे उनका इंटरेस्ट और इंस्पायर हो तो उसके लिए मेहनत भी करें। जी जी। ना सिर्फ एक चीज में मतलब उसकी मेहनत भी करेंगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना तो आप इस वजह से जाएं, आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए वन भाई आप पूछते जाएं, तो अगर मैं वहाँ विजिट किया हुआ तो मैं बता देता हूँ कि मैंने जी ऑस्ट्रेलिया वाले भाई हम देख लेते हैं मेजॉरिटी कौन सी सिटीज पे बात हो रही है, देन हम उसके ओपिनियन ले लेते हैं। जी अन्ना कौन सा सिटी और कौन सा कंट्री सर? मैं तो श्रीलंका ही जाना चाहूँगा क्योंकि सस्ता और मेरा पैसा वही चल रहा है। जो आपकी बातों से ज्यादा माइंडसेट बने हो श्रीलंका इन द सेंस वो थोड़ा सस्ता है जी और आपने बताया रेंजर्स वहाँ पे सस्ती है, 3000 सस्ती है, का रूम जी। और आपकी ट्रैवलिंग वो तो होगी और ये वो मेरा ख्याल है मुझे रफली 90,000 की आपका टिकट होगा मेरा जी। ख्याल है। ई वीजा 1-2 हज़ार का होगा, इससे ज्यादा का नहीं है। अच्छा वो टिकट जो है कराची से बाय द वे ज़्यादा सस्ती है, तो वो तकरीबन 30 to 40,000 का डिफरेंस आ जाता है बीच में कोलंबो की, तो कराची से भी डायरेक्ट फ्लाइट जाती है कोलंबो। सर कराची से तो बाय बोट भी जा सकते हैं श्रीलंका में। मेरा ख्याल है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उस तरफ। सॉरी आप जब जाते हैं तो आप होटल नहीं लेते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप एयरबीएनबी या आपके ग्रुप्स बने हुए किस तरह से? जी एयरबीएनबी मोस्टली यूज़ करता हूँ, एयरबीएनबी या हॉस्टल, फिर कंट्री पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं अफ्रीका जा रहा हूँ तो फिर मोस्टली मैं होटल लेता हूँ, डिपेंड करता है कहाँ मैं कितना सेफ अपने आप को फील कर रहा हूँ। तो क्योंकि जो एयरबीएनबी है वो आपकी सेल्फ रेजिडेंस होती है, तो उसमें पहले आपने फील करना होता है कि इस कंट्री में जहाँ मैं आया हूँ कितना मैं कंफर्टेबल हूँ। तो आप में से जो है आपने ट्रैवल किया हुआ पहले, किसी और का इत्तेफाक हुआ है या नहीं? आप किस कंट्री पे आप गए हुए हैं? मेरा यूके, यूएई, सऊदी अरेबिया। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस यूके का? यूके का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड है तो कौन से कंट्रीज में, कौन से सिटीज़ में गए और किस? लंदन रहा हूँ, ग्लासगो और आप रहे हैं वहाँ पे या विजिट किए? नहीं मैं रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। अच्छा, ये कब की बात है ये? 2009 में गया था, 12 में वापस आ गया। अच्छा मैं भी 2009 में गया था। अच्छा और आपका? मेरी बस अमेरिका यूएई। सऊदी की जॉब थी, वहाँ से मैं फिनलैंड गया, नोकिया फिनलैंड? गया, अच्छा गया, अच्छा। तो फिनलैंड के बारे में जो मैंने रिमार्क्स दिए हैं तो आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? फिनलैंड वहाँ पे है, लेकिन मैं वहाँ पे नोकिया से गया था। अच्छा नोकिया वहाँ पे है, अच्छा। मैं इटली आप कहाँ पे गए हैं? मैं मिलान भी गया हूँ, मोन्टा गया हूँ, वहाँ पे छोटा सा स्टेट है, सिटी है, मिलान। कौन सा? मिलान। अच्छा मिलान भी है, रिलीजियस सिटी है, और वहाँ पे भी गया हूँ। बलोनिया के पास जो है एक छोटा सा कंट्री है, जानते हैं आप? ये भी जो वीडियो चलती रही यहाँ पे सन मरीनो, बलोनिया से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर है, लेकिन वो दुनिया की सबसे जो है पुराना जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री सन मरीनो। कभी इस पर रिसर्च कीजिएगा, आपने मिस कर दिए।
तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन ऑब्वियसली इटली के अंदर मौजूद है। और बोलोनिया से रिमिनी ट्रेन जाती है, वहाँ से फिर वो जी। मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो यूएई मूव होने का है। अच्छा सही। तो वहाँ से मैं आगे चल पहले है तो भी है ना ये अपना ये ओमान है, जैसे ओमान डॉट हो गया, इसके पहले रिलीज पॉइंट्स की मैं तक अच्छा देख लिए, यूरोप भी गया, यूरोप भी गए, ठीक है, क्लोजिंग की तरफ बहरीन भी गया। बहरीन भी, हाँ मैं भी गया हूँ। बातें मुश्किल हो गई ना। मैं क्लोजिंग की तरफ जल्दी एक लास्ट क्वेश्चन मदन हम इसको क्लोज करते हैं। इतने एक्सपीरियंस के बाद सारा देखा, कौन सा ऐसा कंट्री, नॉर्मली तो हम जिस तरह से फैसिनेट होते हैं सुनते हैं, यूके हो गया, यूएसए हो गया, दुबई चले जाती हैं रहने के लिए परमानेंट, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आते हैं वहाँ पे जाके हम सुकून से पाकिस्तान से थोड़ा सा ज़्यादा रह सकती है। कल्चरली भी हम जिस तरह से रोबोटिक लाइफस्टाइल ना हो जाए, इस तरह का कौन सा देखते हैं? स्पेन जो है काफ़ी खुला डुला कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है स्पेन जाके कंफर्टेबल होते हैं जी। देखो सेकंड वर्ड में बस सेकंड वर्ड नहीं आता पे सबसे वो लेकिन अर्निंग वहाँ की अच्छी है, लिविंग स्टाइल वहाँ का अच्छा है, लिविंग जो है स्टैंडर्ड वहाँ का अच्छा है, क्योंकि यूके में जो है वो पर आवर्स के हिसाब से हर चीज़ वहाँ पे चल रही है। हाँ ओवरऑल अगर आप देखें ना, वेदर जो है बड़ा इफेक्ट कर देता है यूके में। एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में जो पुर्तगाल जहाँ बना तुर्की का तुर्की के बारे में, तुर्की भी काफ़ी अच्छा कंट्री, काफ़ी लोग जो है जो जिनका यूरोप नहीं बनता तो उनकी सेकंड ऑप्शन के तौर पे आई थिंक वो टर्की को देखते हैं। मैंने सिर्फ ट्वाइस ही वहाँ विजिट किया है, इस्तांबुल मेन जो है उनका मैं गया हूँ, तो पूरा कंट्री काफ़ी बड़ा है, इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वहाँ पे जो है जिनकी यूरोप कहीं अगर बात नहीं बन पा रही तो एज ए टर्की को जो है वो सेकंड ऑप्शंस देख रहे हैं वहाँ पे। नहीं, पेरिस एक सिटी है जिसका जो फ्रांस में है, तो इस्तांबुल जो है वो टर्की में है जी। सर गूगल बेस्ड क्वेश्चन भी है, काफी गूगल से भी आपको मिल जाने हैं कि किस तरह के हमने एक्सपीरियंस जानना है गूगल उनके नॉलेज और स्टैट्स को नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच रजा फॉर द टाइम, ठीक है, और आपकी नज़रों से हमने दुनिया को घूमा, ठीक है, और इंशाल्लाह मज़ीद अभी और भी गाइडेंस लेंगे आपसे क्या है किस तरह से। और अब सर मैं आपको सहमत दूंगी कि प्लीज़ आप आएँ और हम रजा को शील्ड दें और उसके बाद हम एक अच्छी से ग्रुप फोटो करते हैं, ठीक है। एक तो मैं बल्कि आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने जो है वो मुझे इनवाइट किया एक इतने अच्छे सेशन में, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था इस दफ़ा कि मैं जो आऊँ और आप सबसे मुलाकात भी हो और बात भी हो, ताकि मेरा भी जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ऑडियंस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और ऑर्गेनाइजिंग। इनको एक दफ़ा मैं भेज चुका हूँ ज़बरदस्ती, तो अभी इंशाल्लाह सेकंड इनको मैंने भेजना है। आज़रबाईजान ये जा चुके हैं। अच्छा रजा का जो है ना, रजा जब भी आते हैं एक दफ़ा मोटिवेट करते हैं, दूसरी दफ़ा ये टिकट करवाते हैं, और पिछली दफ़ा ये मोटिवेट करके गए, इस दफ़ा डिसाइड ये हुआ है कि ये मेरा टिकट करवा के जाएंगे। तो इस तरह से। और रजा थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम रजा जब पाकिस्तान आए 1.5 महीना पहले, तो इन्हें मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें टाइम दें, लेकिन इन्होंने जिनको टाइम दिया है, कोई वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, कोई वर्कर बनने जा रहा है, तो ये ऊपर वाले लेवल पे रहे। तो इस दफ़ा थैंक यू वेरी मच रजा, आप आए और हमारी रिक्वेस्ट पे नेक्स्ट टाइम जब भी आए आप प्लीज़ अपनी टाइम दीजिएगा, तो ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, ना तो आपके प्रॉब्लम खत्म होने ना हमारे प्रॉब्लम खत्म होने, ये हालात के रोने हमेशा हमने रोने, ऑनेस्टली मैं बताऊं। ये तो शेर हो गया। अभी आपने क्या करना है, कोशिश करें यार, 2 मरीज छोड़ के एक बाहर का टेप, और ये दुनिया मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जब हम दुबई गए 10 दिन एक जगह हमने फिरी, वहाँ पे यार वो दुनिया अलग है। अज़रबैजान गए, कैन यू बिलीव अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस है वहाँ पे, लोगों की पॉजिटिविटी, कल्चर, उनके लिबास, उनकी चीज़ें। कैन यू बिलीव कि वहाँ पे एक लड़की को मैंने देखा, पार्किंग से गाड़ी निकलती है, लड़की जा रही होती है, उससे ना टकराती है, मोबाइल पे लगी होती है, और मैंने अपनी आंखों के सामने उसकी ये हड्डी निकलते हुए देखी।
यानी टूटी हुई है सारी, कोई गाली गलौज नहीं, कोई बुरा भला नहीं, और वो आता है माजरत करता है, मुंडा में बुलाते हैं और वो वहाँ पे चले जाते हैं। यही काम पाकिस्तान में होता तो मजमा लगता था। आप यकीन जाने बंदा हैरान होता है कि आप जाए पूरी रोड पे एक ही नक्शे में घर बने हुए हैं। आपको कैन यू बिलीव आज़रबाईजान में निज़ामी स्ट्रीट के अंदर आप ये मुल्क घूमे यार, देखें उनकी दुनिया कहाँ पे है। आप 3 दिन में पता चल गया कि भाई यहाँ पे कचरा नहीं फेंक सकते, यहाँ पे पोल्यूशन को कितना बुरा समझते हैं नफीस लोग। वहाँ पे ना पानी की बोतल, मैं बताता हूँ, निज़ामी स्ट्रीट में हम बैठे, पानी की बोतल में उस बेंच के ऊपर आके जब गया ना, आगे 10 कदम आगे गया, ख्याल आया कि यार ये तो यहाँ का कल्चर ही नहीं है, यहाँ तो आप इसको साथ लेके जाओगे, यहाँ डस्टबिन में फेंकोगे। कैन यू बिलीव 10 कदम के बाद जब मैं वापस आया हूँ तो किसी ने ऑलरेडी वहाँ से उठाई और वहाँ पे डस्टबिन में फेंकी हुई थी। दिस इज द कल्चर जिससे आप सीखते हैं, और जरूर ट्रैवल करें, चीज़ें ऐसी चलती रहनी। पाकिस्तान में जो ट्रैवलिंग है थोड़ा सा देखें, आपका जो एक्सपोजर है ना, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मैंने सिर्फ एक, मैं बहुत यहाँ पे नहीं बनूंगा, एक इंटरनेशनल इवेंट अटेंड किया 4 घंटे के था, एक सेकंड कैलकुलेट था यार, उन लोगों के साथ उठे बैठे, वो जो लर्निंग है वो माइंड ब्लोइंग है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जी। शील्ड लाइन पुरानी हो रही है जी।